Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to start new lecture related to the सी सेट। तो आज जो मैं बताने वाला हूँ वो हम जानेंगे आपके सी सेट के बारे में। सी सेट में किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, तो यही हम देखेंगे यहाँ पर। सी सेट आपको पता है, सी सेट का मतलब सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। ये आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है, क्वालिफाइंग नेचर होता है, ये सबको पता है क्वालिफाइंग नेचर का होता है। दूसरा, ये पेपर जो होता है ये पेपर सेकंड होता है, पेपर सेकंड होता है मतलब ये आफ्टरनून में होता है। सुबह जो होता है वो आपका होता है जीएस होता है, जनरल स्टडीज, जिसके 200 मार्क्स होते हैं। ठीक है, जिसका मेरिट से ही आपको क्या करना है, क्वालिफाई पास करना होता है मेरिट में अगर आओगे। लेकिन फिर होता है आपका GS2 जनरली, या आप बोलोगे सी सेट जिसको जनरली बोलते हो, ये 1 बजे के बाद होता है। ठीक है, तो इसको आपको 80 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, और 80 क्वेश्चंस को हर एक क्वेश्चन के 2.5 मार्क्स हैं, ये आपको याद रखना है। और दैट मीन्स आपको जो है ऑलमोस्ट 66 मार्क्स आने चाहिए, 66 मार्क्स आने चाहिए। किस लिए? इसको क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्वालिफाई करने के लिए 66 मार्क्स मतलब इन जनरल 33% आप क्वालिफाई के लिए सी सेट होता है। ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर, हमें समझ में आ गया। अब जनरली अगर मैं आपको बता दूं कुछ इस तरीके से कि सर जो आप बता रहे हो, सपोज अगर आपके सपोज 25 27 और 27 में रख रहा हूँ। ठीक है, ऑलमोस्ट इस तरीके से। तो 80 क्वेश्चंस को बराबर करना है, 80 क्वेश्चंस को, टोटल 80 क्वेश्चंस है। तो आप 80 क्वेश्चंस को अगर करते हो तीन तीन में करते हो तो किस हिसाब से 25 मतलब 27 कितना हो गया, 774 224 और 554। और अगर आप फिर 26 करते हो तो ये हो गया ऑलमोस्ट 80। तो 27 और 26 की मैं बात कर रहा हूँ इस तरीके से। सपोज आपके रीजनिंग के 27 क्वेश्चन है, क्वांट के 27 क्वेश्चन है, इंग्लिश के आपके 26 क्वेश्चन है। ये आपके आगे क्वेश्चन में से आपके करेक्ट अगर हो रहे 27 में से 20 आपके ठीक हो रहे, 27 में से 15 आपके ठीक हो रहे, 26 में से आपके 12 ठीक होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से। तो ये कितना हो गया अगर ऑलमोस्ट देखोगे आप, तो दैट मीन्स आप ऑटोमेटिकली 5 2 कितना हो गया, 7 और 2 1 3 और 4 47 क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं। तो 47 इंटू 5/2 अगर करोगे तो कितना आ जाएगा, आप करोगे सर 5 2 2 4 2 3 6 2 5 10। तो इस तरीके से 5 5 25 5 3 15 और 15 16 17 और 1 कैरी, 5 2 10 और 1 11 मतलब 117.5 मार्क्स आपके आते हैं अगर आप क्या करते हो, अगर आप जो है इस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो। मतलब मेरा कहने का शॉर्ट में ये है, सी सेट तभी क्वालिफाई होता है जब आप रीजनिंग में भी अच्छे हो, क्वांट में भी अच्छे हो और इंग्लिश में भी अच्छे हो, तब ही रीजनिंग क्वालिफाई होता है, तब ही सी सेट क्वालिफाई होता है, अदरवाइज क्वालिफाई नहीं होता है। आपके लिए सफिशिएंट टाइम है, अभी बहुत टाइम है। रोज डेली प्रैक्टिस करो 3 4 और डेली बेस पे अच्छी कमांड रखो, प्रैक्टिस चाहिए ज्यादा, तो दैट आपको पता चल जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस पे लेकर जाता हूं जो क्वेश्चंस ऑलमोस्ट पूछे गए हैं, जो पिछले साल के क्वेश्चंस है 2021 जो क्या बोलते हैं उसको, 2021 जो हुआ है सिविल सर्विस यूपीएससी का, उसके क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर, सो दैट आपको एक अंदाजा लगेगा किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। सबसे पहले आप ऐसे क्वेश्चन उठाओगे जो सबसे इजी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जो सबसे इजी क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन आप उठा लोगे। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर आ जाएंगे। हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है, एक सेकंड। हाँ, यहाँ पर ध्यान रखो क्वेश्चन किस तरीके से दिया है। ये 2021 का यूपीएससी का है। किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करोगे आपको ध्यान में रखना। जैसे कि क्वेश्चन लिखा है, ये रीजनिंग के 22 क्वेश्चन यहाँ पर हैं इंपॉर्टेंट, मतलब जिस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं आपको किस तरीके से अप्रोच करना है इसको। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कंसिडर 2 स्टेटमेंट्स एंड ए क्वेश्चन। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट दिया हुआ है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, ईच ए एंड डी इज हैवियर देन, एक सेकंड तो मैं पहले क्लियर करता हूँ सो दैट ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पर क्या लिखा, कंसिडर द फॉलोइंग दिस। ठीक है, यहाँ पर लिखा ईच ए एंड डी इज हैवियर देन ईच ऑफ बी ई एंड एफ। तो जो भी ए
हो ये बड़ा है किससे, BEF से। एग्जैक्टली डी भी हैवियर है, हैवियर आप बोल सकते हैं, बिगर बोल सकते हो, डी BEF से। बट नन ऑफ देम इज द हैवीएस्ट, इनमें से कोई भी हैवीएस्ट नहीं है। ये किसकी बात कर रहे हैं, ना तो ए हैवीएस्ट है ना तो डी हैवीएस्ट है, लेकिन ए और डी बी से भी बड़ा है, ई से भी बड़ा है, एफ से बड़ा है। स्टेटमेंट सेकंड देखो, स्टेटमेंट अगर आपको समझ आ रहे हैं तब आप क्वेश्चन कर पाओगे, जब स्टेटमेंट से समझ नहीं आएगा क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होगा टाइम पे। A is heavier than D, A जो heavier than D, but is lighter than C, लेकिन lighter than C। क्वेश्चन क्या दिया है, Who is the heaviest among A, B, C, D, E? Which of the following correct in this respect? आपको बोला स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ना है, फिर देखना सबसे बड़ा कौन सा है, स्टेटमेंट बी भी पढ़ना है, फिर देखना है बड़ा कौन सा है, फिर देखना क्या स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ के अगर पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है तो स्टेटमेंट फर्स्ट ही आंसर होगा। अगर स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़कर क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हो रहा है लेकिन स्टेटमेंट सेकंड की जरूरत है उसको सॉल्व करें, तो दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके ही क्वेश्चन अगर सॉल्व होता है तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। या अगर क्वेश्चन फर्स्ट को आप स्टेटमेंट फर्स्ट को पढ़ते हो और आपका क्वेश्चन निकलता है, स्टेटमेंट फर्स्ट को अलग से करते हो इससे भी क्वेश्चन निकलता है, तो दोनों अगर सेपरेटली करोगे तब भी आपका क्वेश्चन आंसर निकलता, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड और करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से आप बोल सकते हो, तो अलग अलग इस तरीके से। तो क्वेश्चन क्या दिया है देखो, अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है जो मैं आपको बता रहा हूं, ईच ए एंड डी इज हैवियर देन, देखो यहाँ पर ए जो है ये हैवियर देन किससे है, बी से, ई से और एफ से, ये आया समझ। इसी तरीके से यहाँ पर क्या दिया है, इसी तरीके से आपको बोला गया है कि हाँ डी भी है, डी भी है यहाँ पर, ये किससे हैवियर है आपको बोलना है, बी से, ई से और एफ से हैवियर है, ठीक है। और इससे हैवियर है, एफ से हैवियर है, ये पता चला आपको। तो ए हैवियर है ई बी एफ से और डी भी हैवियर है ई बी ई एफ से, ठीक है। बट नन ऑफ देम इज हैवीएस्ट, मतलब ए जो है ये हैवीएस्ट नहीं है और डी जो है ये हैवीएस्ट नहीं है, मतलब और कुछ है जो कि हैवीएस्ट है। मतलब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक तो ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जनरली हम क्या बोलते हैं, सी जो है ये हैवीएस्ट है, इससे भी सी है जो है हैवीएस्ट है, इससे भी। लेकिन अब आगे देखेंगे, ए इज हैवियर देन डी, लेकिन यहाँ पर अलग से बोल रहा है ए इज हैवियर देन डी। मतलब मेरा कहने का ये है, इस डी से पहले अगर मैं स्टेटमेंट दो को जोड़ूंगा, डी से पहले क्या आएगा, ए आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको जब इसको पूरा करोगे तो इस तरीके से आपको आ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है सी जो है ये ग्रेटर है ए से, ए बड़ा है डी से और ये डी इनसे भी बड़ा है। मतलब आपको ये कहना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट एंड द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या था आपको बोला, हु इज द हैवीएस्ट अमंग द ए बी, अगर ऑप्शन में ए बी सी डी आपको सी को टिक करना है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके ही मेरा आंसर निकला है। तो आप क्या बताओगे सर, इसका आंसर जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन। दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड जो है ये जरूरत है आंसर को कंप्लीट करने के लिए। मेरी बात समझ में आ रही, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर से मैं रिपीट किस तरीके से करूंगा। देखो क्वेश्चन को ये नहीं क्वेश्चन को किया तो छोड़ दे चल गए आगे, नहीं, एक क्वेश्चन अगर कर रहे तो अच्छे से जहन में आना चाहिए मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे कर रहा हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बोल रहा था ए जो है, ठीक है, और डी, ए और डी एक ही लेवल पे रखोगे ना, ए और डी जो है ये हैवियर है किससे, मतलब बी से कॉमा ई से कॉमा एफ से, ये हैवियर है, ठीक है, ई। इसी तरीके से डी भी क्या है, बी ई और एफ से हैवियर है। लेकिन फिर बोल रहे बट नन ऑफ देम इज हैवीएस्ट, ना तो ए हैवी है ना तो डी हैवी है। अरे बात समझ। उसके बाद ए इज हैवियर देन डी, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन एक और बोला जाता है स्टेटमेंट सेकंड में, ए इज हैवियर देन डी। मतलब मेरा कहने का ये है कि यहाँ पर मुझे ए को हैवियर देन डी से करना है, ठीक है। लेकिन आपको पता है ए और डी, मैंने पहले बताया ए और डी हैवियर नहीं है, ये हैवीएस्ट नहीं है। मतलब क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, एक तो ए, एक तो बी, सी, डी और ई, तो फिर बचा क्या, और एफ भी है, बचा क्या है सी। जब ए और डी हैवीएस्ट नहीं है, ठीक है, बी ई एफ इनसे छोटे है, लेकिन ए और डी खुद हैवीएस्ट नहीं है, फिर क्या होगा हैवीएस्ट, सर सी होगा हैवीएस्ट। जब इन दो स्टेटमेंट को जोड़कर आपको निकलता है सी हैवीएस्ट है और वो सी हैवीएस्ट तो है, बट ये जब दोनों स्टेटमेंट से पढ़ोगे, स्टेटमेंट फर्स्ट भी आपको पूरा चाहिए, ठीक है, करने के लिए, स्टेटमेंट सेकंड की भी जरूरत, तब आप इस क्वेश्चन को आंसर करोगे। ये 2 मार्क्स 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन था। देखो आपको किस तरीके से 2.5 मार्क्स मिले हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ सर, हमें समझ में आ गया, क्लियर हो गया ये वाला कॉन्सेप्ट। अगर हम आगे चलेंगे और देखेंगे और क्या होगा, इस तरीके से पहले मैं इसको इरेज करता हूं सो दैट ये स्क्रीन साफ हो जाएगा। हाँ, उसके बाद जो है हाँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे, क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर ये बोला गया है, क्या क्वेश्चन बोला गया आपको,
आपको ये पूछा गया है 7 बुक्स P Q R S T U and V are placed side by side. R Q and T have blue covers and other books have red covers. Only S and U are new books and the rest are old books. S and T report to a gazette and book old etc. आपको क्या करना है, आपके पास 7 बुक्स हैं। एक बुक कौन सी है? एक है P, एक है Q, एक है R, एक है S, एक है T और U और V। ये हो गया क्लियर? हाँ सर। उसके बाद आर प्लेस साइड बाय साइड, उसके बाद आर क्यू एन टी ब्लू कवर। तो मतलब आपको क्या करना है, आपको कुछ इस तरीके से लिखना है, ब्लू कवर किसका है, आपको बोलना है ब्लू कवर जो है ये सिर्फ और सिर्फ किसका है, आप बोलोगे सर ब्लू कवर जो है आर क्यू और टी को, आर क्यू और टी हैव ब्लू कवर एंड अदर बुक्स हैव रेड कवर। तो अदर कौन सा है? रेड कवर किसका आ गया फिर? दैट मींस पी का होगा, क्यू आर तो पहले आया, टी भी आ गया, आर एस ना, आर तो पहले इसका मतलब एस का, वी का और यू का। ठीक है, तो यहां पर लिखोगे पी, आर को छोड़ोगे, क्यू को भी छोड़ोगे, एस आएगा और यू आएगा और वी आएगा। तो मतलब जितने भी ये थे टोटल, इनमें से क्यू आर टी ब्लू है, लेकिन बाकी जितना भी है वो क्या रहेगा? रेड रहेगा। ओनली एस एंड यू आर न्यू बुक्स। अब यहां पर क्या लिखोगे? अब यहां पर आप क्या करोगे? यहां पर न्यू बुक्स लिखोगे। न्यू बुक्स में कौन से? एस एंड यू। तो यहां पर ये एस और ये यू न्यू बुक्स हैं, एस और यू जो है ये न्यू बुक्स के साथ आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर, ये तो समझ में आ गया। तो दैट मीन्स आर न्यू बुक्स एंड द रेस्ट आर ओल्ड बुक्स। तो मतलब बाकी क्या बचे? वो ओल्ड बुक्स बन गए। सर कौन कौन ओल्ड बुक है फिर? एस एंड यू को छोड़ के जितने भी आ रहे हैं वो ओल्ड बुक्स हो गए। मतलब सर पी भी, क्यू भी, आर भी, टी भी और वी भी ये ओल्ड बुक्स हमारे पास है। ठीक है, उसके बाद एंड द रेस्ट आर ओल्ड। पी आर एस आर लॉ रिपोर्ट्स। पी आर एस जो है ये लॉ रिपोर्ट्स है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? यहां पर लॉ लिखूंगा, लॉ रिपोर्ट्स। तो कौन कौन से लॉ रिपोर्ट्स है? आपको पी आर एस, पी लिखा आपने, आर लिखा आपने और एस लिखा आपने, ये लॉ रिपोर्ट्स हैं। एंड द रेस्ट आर गैजेटर्स। तो रेस्ट जो है ये गैजेट है, आप इस तरीके से लिख सकते हो। रेस्ट कौन सा? पी आर एस के बगैर कौन आएगा? पी को काटा, आर को काटा आपने और एस को भी काटा आपने, बचा के क्यू टी यू वी, क्यू टी यू और वी। ये इस तरीके से आपका आ गया कॉम्बिनेशन। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है बुक्स ऑफ ओल्ड गैजेटर्स। आपको वो बुक्स चाहिए, देखो आपको कौन सी बुक्स चाहिए, यहां पर मैं लिखता हूं, आपको बुक्स चाहिए जो ओल्ड वाले हैं, नंबर फर्स्ट। ठीक है, गैजेट वाले हैं GAZ और ब्लू कवर वाले हैं जिनका ब्लू कवर है। मतलब आपको ऐसे बुक्स जो ओल्ड भी होंगे, जो गैजेटर्स होंगे, जो ब्लू कवर। सबसे पहले आर, यहां पर देखो आर ब्लू है, क्या आर गैजेट में है? आर क्योंकि गैजेट में भी चाहिए, आर गैजेट में नहीं है, तो आर वाली कॉम्बिनेशन अगर है, ये वाली कॉम्बिनेशन ऑप्शन में नहीं है क्योंकि आर जिसमें भी खत्म हो गया। फिर पूछा गया ओल्ड में आप देखोगे ओल्ड में फिर फिर ब्लू कवर में क्यू, हाँ क्यू है ब्लू कवर में, हाँ सर क्यू है ब्लू कवर में। क्या गैजेट में क्यू है? हाँ सर क्यू है गैजेट में। ठीक है, क्या ब्लू में क्यू में? हाँ, क्या ओल्ड में क्यू है? सर ओल्ड में भी क्यू है। तो मतलब जहां पर आपको क्यू दिखेगा वो ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया। मतलब या तो ऑप्शन बी है या तो ऑप्शन टी है, सी है। तो अब आपको टी देखना है। टी को देखो, टी कहां पर है? टी ब्लू में है। क्या टी गैजेट में है? हाँ सर टी गैजेट में भी है। क्या टी ओल्ड में है? टी ओल्ड में भी, हाँ सर टी ओल्ड में भी है। मतलब ये है कि ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली क्या बनता है इसका? ठीक। लेकिन हम बी को भी चेक करेंगे। ठीक है, यू जो है यू ओल्ड में है, यू देखेंगे यू ओल्ड में नहीं है, वी ओल्ड में, तो दैट ऑटोमेटिकली ऑप्शन बी एलिमिनेट होता है। तो दैट मींस क्यू एंड टी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आपको समझ में आया किस तरीके से करना है? मतलब 2.5 मार्क्स आपको फिर से मिल रहे हैं और इस 2.5 मार्क्स को आपको करना होगा। मतलब इस तरीके से आप क्वेश्चंस को ढूंढना है आपको। ये नहीं कि कोई भी क्वेश्चन उठा लिया और लगा लिया टाइम, उसमें टाइम स्पेंड किया, ऐसे वेस्ट किया ना। वो क्वेश्चन करो जो आपको पता है मैं कर सकता हूँ। पहले पढ़ो, जल्दी से पूरी लाइन पढ़ो, फिर आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, एक सेकंड रुको, आई वुड इरेज दिस। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहां पर है, एक सेकंड। हाँ, हाँ एक और क्वेश्चन दिया है, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? रिप्लेस द इनकरेक्ट टर्म बाय द करेक्ट टर्म इन द गिवन सीक्वेंस। ठीक है, क्वेश्चन एक सेकंड में पहले चेक करता हूं इसको। हाँ ठीक है, ठीक। ठीक है, रिप्लेस द इनकरेक्ट टर्म बाय द करेक्ट टर्म इन द गिवन सीक्वेंस। आपको क्या करना है? आपको ढूंढनी है पहले इनकरेक्ट टर्म, इनमें से कौन सी इनकरेक्ट टर्म है इसको ढूंढना है। ठीक है, फिर क्या करना है? करेक्ट टर्म से रिप्लेस करना है। पहले इनकरेक्ट कौन सा है, फिर करेक्ट टर्म वहां पर डालना है। अब कौन सी करेक्ट टर्म डालनी है? यहाँ पर आपको या तो 0 डालना है, या तो 1 डालना है, या तो 3 डालना है, या तो
ठीक है, ये नहीं कि गलत कौन सा है उसको टिक करना। अगर आपको लग रहा है कि 3 रॉन्ग है तो आप यहाँ पर 3 को टिक नहीं करोगे। अगर 13 रॉन्ग है 13 को टिक नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप ऑप्शन देखोगे 3 ठीक है, यहाँ पर 1 भी दिया है, 0 भी दिया है, 6 भी, ये तो है ही नहीं ऑप्शन में। मतलब इसका कहने का ये, पहले आप ढूंढो इसमें से गलत कौन सा है, जो भी गलत होगा इनमें से उसको करेक्ट से रिप्लेस करो। वो करेक्ट कौन सा आएगा, वो करेक्ट इनमें से आंसर में से आपको ढूंढना है। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज बोल रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है रिप्लेस द इनकरेक्ट टर्म बाय द करेक्ट टर्म इन द गिवन सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या दिया है, 3 2 7 एक सेकंड, नेक्स्ट 7, हाँ 7 4 13 10 21 18 31 28 43 और 40 40 की हम बात करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ढूंढेंगे इनकरेक्ट कौन सा है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर 3 फिर 2, एक देखो ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, इस तरीके से इंक्रीज डिक्रीज सीरीज है, ये आपको देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे 3 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 13 आता है, 13 के बाद 21 आता है, 21 के बाद 32 आता है, 32 के बाद 43 आ रहा है, ठीक है, एंड सो ऑन। 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 10 आ रहा है, 10 के बाद 18 आ रहा है, 18 के बाद 28 आ रहा है, 28 के बाद 40 आ रहा है। लेकिन इतना तो आ गया, लेकिन हम देखेंगे कि जो 3 के बाद 7 आ रहा है, गैप कितना है सर, यहाँ पर 4 गैप है, ठीक है। 7 के बाद 13 आ रहा है, 7 और 3 कितना हो गया, 10 और 3 कितना होगा 13, तो 6 का गैप आ गया। 13 और 21 में कितना गैप आ रहा है, 13 और 7 हो गया 20 और 8 का गैप आ गया। 21 और 32 में कितना आ गया, आप बोलोगे सर 10 का गैप आ गया। 8 21 ही है ना, 21 और 31 है, यहाँ पर 31 है, 10 का गैप आ गया। 31 और 43 में कितना आ गया, 12 का गैप आ गया। तो आपको समझ में आया 4 6 8 10 12, मतलब पहले में 4 फिर 6। अगर और ऊपर जाओगे आप बोलोगे पहले में 2, दूसरे में भी 2, तीसरे में भी 2, फोर्थ में भी 2। ये एक पैटर्न बन गया। हाँ सर पैटर्न तो बन गया, लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे 2 और 4 के बीच में क्या गैप है, आप बोलोगे सर 2 गैप है। 4 और 10 के बीच में 6, 10 और 18 के बीच में 8, 18 और 28 के बीच में 10, 28 और 40 के बीच में ये हो गया 12। हाँ सर 12 हो गया यहाँ पर 12। लेकिन अगर यहाँ पर गैप देखोगे, और यहाँ पर 4 का गैप है, यहाँ पर 2 का गैप है, यहाँ पर 2 का गैप है, यहाँ पर 2 का गैप है, तो 2 2 हर जगह पर, लेकिन यहाँ पर 4 है, जिसको मैं रेड सर्कल कर रहा हूं, यहाँ पर 4 है। बात समझ में आ रही है। अगर यहाँ पर ये 2 का ही गैप रहता, अगर यहाँ पर ये 2 का ही गैप रहता फिर ठीक था, लेकिन अब यहाँ पर करेक्ट आपको ढूंढना, करेक्ट कौन सा, तो इनकरेक्ट कौन सा। आप बोलोगे सर इनकरेक्ट जो है वो यहाँ पर 2 है, क्यों, ये वाला 2 सीरीज का, तो ये वाला 2 इनकरेक्ट है, मतलब इसकी बात करें ये वाला 2 इनकरेक्ट है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, सो दैट 2 का गैप रहता, हमें 2 का गैप रहता। आप बोलते सर अगर यहाँ पर मैं इस जगह पर, इस 2 के जगह पर 0 में रखता, तो फिर मुझे किसको कर रहा था, 0 और किसके बीच में गैप, 4 के बीच में गैप, तो यहाँ पर 2 के बदले क्या गैप रहता, 4 गैप रहता। तो यहाँ पर 4 और 6 के बीच में क्या गैप रहता, 2 का गैप रहता। ये बात समझ में आ रही है। तो जब आप यहाँ पर 0 रखते हो तब 2 और 4 की, जब आप 0 यहाँ पर रखोगे तब 2 और 4 में क्या रहेगा, 2 का गैप। अरे बात समझ, सॉरी जहां पर 0 रखोगे तो 0 और 4 के बीच में क्या रहेगा, गैप 0 4 रहेगा। तो यहाँ पर जब मैंने 2 रखा था 2 का गैप बना था, लेकिन जब मैं 0 रख रहा हूँ 0 और 4 में 4 का गैप रख रहा है, तो यहाँ पर फिर 4 आया था और यहाँ पर ऑलरेडी 6 था, तो ये ऑलरेडी खुद चलेगा 2 2 2 2 के हिसाब से। मतलब मेरा कहने का यहाँ पर अगर 0 पुट करोगे तब ही ये आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। हाँ सर हमें यहाँ पर ये बात तो समझ में आ गई है, ठीक है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था, ठीक है। डिड यू अंडरस्टैंड, हाँ सर हमें समझ में तो आ गया जो भी आपने कहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, हाँ एक और क्वेश्चन हम देखेंगे किस तरीके से पूछा गया था यूपीएससी 2021 में। फॉलोइंग इज ए मैट्रिक्स ऑफ सर्टेन एंट्रीज, कुछ एंट्रीज दी हुई है, ये मैट्रिक्स का टेबल है, 3 to 3 वाला मैट्रिक्स है। द एंट्रीज फॉलो ए सर्टेन ट्रेंड रो वाइज, एंट्रीज में एक सर्टेन ट्रेंड है। रो देखो एक होता है कॉलम, कॉलम का मतलब ये वाले होते हैं, ऐसे ऐसे नीचे नीचे आओगे तो कॉलम, ये वाले कॉलम होगी, लेकिन ऐसे चलोगे तो ऐसे रो। ये वहां से ही बता रहे हैं कि रो में आपको ट्रेंड ढूंढना है। कुछ ट्रेंड इस तरीके से है, इस तरीके से ट्रेंड है, ना कि इस तरीके से, ये तो इस तरीके से या फिर इस तरीके से करोगे वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बोलना रो वाइज ट्रेंड है, तो सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए रो क्या होता है, एंड सेकंड यू शुड नो कि एरो क्या होता है, सॉरी कॉलम क्या होता है। तो ये ट्रेंड हो गया कॉलम का और ये ट्रेंड हो गया रो का, ठीक है। अब देखना चूज द मिसिंग एंट्री, मिसिंग एंट्री ये यहाँ का आंसर बताना है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर पहले ए, यहाँ पर पहले बी, यहाँ पर पहले सी,
यहाँ पर ए, इसी के बाद बी, फिर सी, इसी के बाद ए, यहाँ पर सी, तो डेफिनेटली यहाँ पर बी आ जाएगा। तो यहाँ तो ये ऑप्शन है, यहाँ तो ये ऑप्शन है, ये खत्म, ये खत्म। देखो क्वेश्चन को नहीं करना होता, आपके सामने आंसर होता है, सिर्फ आपको विजुअलाइज क्वेश्चन को करना है। यही जीएस में भी करना है, यूपीएससी की जीएस में आपको यही सेम पर करना होता है। क्वेश्चन को देखना, पहले एलिमिनेट कौन से करो, सो आपके लिए एक इजी बनता है। फिर बात समझ में आ रही है? तो क्योंकि ये पैटर्न एक है ना, एबीसी का, एबीसी का, एबीसी का, तो यहाँ पर डेफिनेटली सी तो है, ए भी है, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पर बी आना चाहिए, और ये बी, या तो ये वाला बी या तो ये वाला बी, तो दो एलिमिनेट हो गए। अच्छा सर ठीक है, यहां तक तो आपने सही बताया, तो एक सेकंड पे रुको, ये क्लियर हो गया, दो एलिमिनेट हो गए, कौन से वाले, ये वाला भी खत्म हो गया, ये वाला भी नहीं है, और सॉरी, हाँ सॉरी, ये वाला नहीं है, और ये वाला नहीं है, तो ये इस तरीके से हटाओ। ठीक है, इसका मतलब या तो आंसर 9B है, या तो आंसर 3B है। अब देखो यहाँ पर 10 को माइनस करोगे 7, तो तभी 3 आएगा। यहाँ पर 9 को 3 करोगे माइनस, तभी 6 आएगा। यहाँ पर 13 को 10 करोगे माइनस, तभी 3 आएगा। तो यहाँ पर बी 3B, हाँ सर 3B इसमें आ जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ सर डिड यू, हमें समझ में आ गया। ठीक है, लेकिन आप इसको इस तरीके से भी कर सकते, गलत करते। किस तरीके से गलत करते? पहले अगर ये नहीं लिखा होता सर्टेन ट्रेंड रो वाइज, अगर रो वाइज ट्रेंड नहीं होता तो फिर आप कंफ्यूज होते। फिर आप इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन स्टूडेंट करता, वो बोलता ठीक है सर यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर बी ए सी, और यहाँ पर बी आता, तो तब भी ये आंसर और ये आंसर था, तो ये एलिमिनेट होगी, ये एलिमिनेट हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर देखते, यहाँ पर 7 और 3 कितना हो गया, प्लस किया 10, 10 प्लस 9 कितना हो गया 13, तो यहाँ पर तो मान लिया हमने, यहाँ पर ठीक हो गया, यहाँ पर तो मान लिया हमने ठीक हो गया। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर ये चीज सेटिस्फाई नहीं होती, क्योंकि अगर आप 7 और 10 का, सॉरी 10 माइनस 3 कर रहे हो 7, या 7 प्लस 3 कर रहे हो तो 10 हो गया। बात समझ में आ रही है? या इस तरीके से अगर 10 प्लस 9 क्या हो गया, आप बोलोगे 13 हो गया। लेकिन यहाँ पर ये चीज फॉलो नहीं होता है, और यहाँ पर आप बोलते 6 प्लस 3 हो गया 9, तो आप 9B करते, तो आप इसको टिक करते, तो दैट मींस हम बोलते चलो 7B और 3C हो गया 10A, 3C और 6A हो गया 9B। क्या यहाँ पर ये फॉलो हो रहा है? नहीं हो रहा है सर। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। तो मतलब ये है कि आपको इसी से इसको करना था, किस वाइज, रो वाइज, ना कि कॉलम वाइज। और इसने रो वाइज बोला है, तो यहाँ पर आपके लिए एक कीवर्ड था जो आपके क्वेश्चन को पहले ही 90% तो सॉल्व करके देता है। बाकी आपको थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाना, इसलिए इसको बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा ये तो, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा है हमने, 5-6 क्वेश्चन किए, आप खुद देखो कितने कितने मार्क्स आपके बनते हैं। तो बिल्कुल डरना नहीं होता है, सीसेट होता ही नहीं है कुछ, बस सिर्फ एक चीज आपको करना होता है, पहले घर से प्रैक्टिस करके जाओ, सो आपके लिए इजी बन जाएगा एग्जाम में, आप डरोगे नहीं। यू आर गिवन 2 आइडेंटिकल सीक्वेंसेस इन ए रो, 2021 का ही है पेपर सेकंड का, सीक्वेंस फर्स्ट और सीक्वेंस सेकंड में एक सीक्वेंस ये दी है, ये आपको सीक्वेंस सीखना है, और उसके बाद सेकंड सीक्वेंस दिए, ये वाली सीक्वेंस आपको बोलना है, जो ये सीक्वेंस फॉलो हो रही है ये आपको पता करना है ये कौन सी सीक्वेंस है। उसके बाद इसी सीक्वेंस, जो पहली सीक्वेंस हो रही है वही सीक्वेंस यहाँ पर फॉलो करना है। फिर क्या बताना है, व्हाट इज द एंट्री इन द प्लेस ऑफ सी, फिर आपको बताना है सी की जगह पर क्या आएगा। यहाँ डी की जगह भी बोल सकता है, ई की जगह भी बोल सकता है, बी की जगह भी बोल सकता है, किसी भी जगह बोल सकता है, बट आपको पहले सीक्वेंस फर्स्ट आइडेंटिफाई करना। अगर आपको सीक्वेंस फर्स्ट पता चली तो वही आप अप्लाई करोगे, सीक्वेंस सेकंड में आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ये बड़ा है, ये छोटा है, ये इससे छोटा है, फिर ये बढ़ रहा है, फिर ये और बढ़ रहा है, फिर ये और बढ़ रहा है। अगर मैं इस तरीके से सीक्वेंस फर्स्ट का देखूं, अगर मैं देखूं 8 को अगर आप 2 डिवाइड करते हो वो कितना बन जाता है, आप बोलोगे 4 बन जाता है। मतलब मेरा कहने का ये भी है, 8 को अगर मल्टीप्लाई करोगे 1/2 वही हो गया ना 4, मतलब 1/8 को मल्टीप्लाई करोगे 0.5, आधा आधा, तभी आ गया ना 4, इस तरीके से तो हो गया 4। लेकिन फिर 4 आ गया आगे 4 पे, तो यहां पर क्या करोगे, अब आप बोलोगे 4 को आप डिवाइड करोगे 3 से डिवाइड करोगे, जब 3 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, ये 1.5 के आसपास, 1.25 के आसपास आएगा। तो लेकिन यहाँ पर तो ये 6 आना चाहिए, तो दैट मींस 3 से डिवाइड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे काम। अगर ये 0.5 से मैंने इसको किया, मैं करूंगा इसको एक जोड़ूंगा 2.5 से करूंगा मल्टीप्लाई, 2.5 से, 2.5 का ही मतलब क्या होता है 5/2, सॉरी 1.5 से, 1.5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि अगर मैंने आधा किया फिर मैं 1.5 करूंगा, फिर मैं 2.5 करूंगा, इससे चेक करूंगा मैं। तो 1.5 का मतलब 3/2, मल्टीप्लाई क्या करूंगा इससे, 3/2 से करूंगा, 2 2s are 4, 3 to the 6, हाँ सर यहाँ तक तो ठीक आ गया 6। फिर मैं क्या करता हूँ 6 तो ही ले लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर अगर मैंने किया इसको मल्टीप्लाई 0.5 से, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, देखो 0.5 से मल्टीप्लाई बोलो या डिवाइड बोलो 1/2, यहाँ डिवाइड बोलो 2,
ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड बोलो 1.5, यहाँ बोलो मल्टीप्लाई 3/2, अपनी मर्जी है। मैंने 3/2 इसलिए लिखा सो दैट कैलकुलेशन करना इजी होता है। तो यहाँ पर अगर मैंने 1.5, अब मैं क्या करूंगा 2.5, 2.5 का मतलब क्या होता है 5/2, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं 5/2, तो यहाँ पर लिखता हूँ 2 3 6 5 3 15, हाँ सर 15 तो आ गया है यहाँ तक। अब 15 पे पहुंच गया मैं, 15 को अब यहाँ पर 2.5, अब मैं क्या करूंगा 3.5, 3.5 का मतलब क्या होता है 7/2, इसलिए मैं कर रहा हूँ सो दैट इजी हो जाएगा। 7/2 टू 7.5 हजार 15 है ना, 2 7.5 हजार 15 होता है। 7.5 हजार क्या होता है 35, 3 का क्या हो गया कैरी हो गया, 7 7 49, 49 और 3 कितना हो गया, आप बोलोगे 52, हाँ सर 52.5 आ गया। इसी तरीके से अगर इसको फॉलो करें तो ये तो आ गया, तो दैट मीन्स 3.5 आपने किया। नेक्स्ट पे क्या करोगे 4.5 करोगे, 4.5 का मतलब क्या होता है 9/2 होता है। मेरा कहने का शॉर्ट में यही मतलब है कि यहाँ पर 52.5 जब आया, इसको क्या करना है, इसको करना है 9/2 से, तो तब क्या आ जाएगा 236.25, 236.25। मेरा कहने का शॉर्ट में यही मतलब है, पहले मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई किया 1/2 से मल्टीप्लाई किया, फिर किससे किया, फिर 3/2 से किया, फिर किससे किया, फिर मैंने 5/2 से किया, फिर किससे किया, इस तरह फिर किससे किया 5/2, फिर किससे किया 7/2। पैटर्न समझ में, पहले 1/2, फिर 3/2, फिर 5/2, फिर 7/2, मतलब पहले आधा, फिर 1.5 डेढ़, फिर ढाई, फिर 3.5, इस तरीके से मैंने सीक्वेंस डाली है। अब जब मुझे सीक्वेंस का पता चला, यही मैं अप्लाई कर रहा हूं इसके ऊपर, किसके ऊपर, सेकंड रो के ऊपर। जब तक मैं सी पे आ जाता हूं तब तक मुझे करना है, तो सी के ऊपर क्या आंसर आएगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पर मैंने पहले क्या किया, 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 1/2, वो कितना आ जाएगा 5/2 ही रखूंगा मैं, 5/2 ही रखूंगा मैं, तो लिखा आपने 5/2, यहाँ 2.5 बन गया। फिर इस 2 मतलब ये बन गया 2, ये क्या बन गया, ये 5, ये क्या बन गया, ये ऑलरेडी ए आपका बन गया ना, ये ए आपका बन गया। अब आपको बी जगह पर आना है, तो 5/2 आ गया, तो अब क्या इसको मल्टीप्लाई करोगे 1/3 से करेंगे, तो वो कितना आ जाएगा 5/6 आ गया। आ रही बात समझ, 5/6 आ गया। ठीक है, उसके बाद सी पे आ जाओगे, आप क्या बोलोगे सर 5/6, और इसको किससे करते हो, सॉरी 3/2 से, डेढ़ से, 3/2 से करना है आपको, डेढ़ से, ठीक है 1/2 और फिर डेढ़, डेढ़ का मतलब क्या होता है 1.5, मतलब 3/2, ये आ जाएगा 15/2, 2 4, तो यहाँ पर 15/4। अब इससे किससे करना है ढाई से, 2.5 से, 2.5 का मतलब क्या होता है 5/2, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप 5/2 आपने किया है। अब यहाँ पर देखो 15 इंटू 5, 4 2 क्या हो गया, 4 2 हो गया 8, ठीक है, और 15 इंटू 5 कितना होता है, आप बोलोगे 75। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको क्या जगह, ठीक है 8 9000 हो गया 72, ठीक है 72, ये 3 आ गया, तो ये कितना 35, 8 3000, ये बन जाएगा 25, ये बन जाएगा 8 9000 72, ये 30 हो गया, 9 पॉइंट समथिंग आपको आ जाएगा। तो 9 पॉइंट समथिंग वाला ऑप्शन कौन है, आपको 9 पॉइंट समथिंग यही ऑप्शन हमारे पास है जो हमें आंसर में चाहिए होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है, हाँ सर हमें समझ में आ गया है, तो इसका आंसर जो है ये है। तो फिर से मैं इसको रिपीट करूंगा, रिपीट इसलिए करूंगा सो दैट आपके दिमाग में घूमने चाहिए कि किस किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आपको कैलकुलेशन को ही ध्यान रखना था। मैंने पहले बोला, पहले पैटर्न मैंने लिखा था, मैंने पहले को मल्टीप्लाई किया था 1/2, इसी को बोला जाता है 0.5। फिर मैंने क्या किया 3/2, मतलब इसी को बोला जाता है डेढ़, 1.5 इसी को बोला जाता है। उसके बाद मैंने 5/2 लिखा, इसी को नाम हम क्या देते हैं 2.5। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने 7/2 लिखा, इसी को बोला जाता है 3.5। फिर मैंने क्या लिखा 9/2 लिखा, इसी को बोला जाता है 4.5। तो इस तरीके से मेरा पैटर्न जो रहा, पहले मल्टीप्लाई 0.5 1.5, मतलब आधा, डेढ़, ढाई, 3.5 और 4.5 तक, जब तक मुझे 23625 आया। इसी पैटर्न को इसको भी अप्लाई करना है, किसमें अप्लाई करना है, इसमें अप्लाई करना है, मतलब 5 को मल्टीप्लाई करोगे 1/2 से इस तरीके से, तो ये बन जाएगा 5/2 ही, और फिर 5/2 पे नेक्स्ट आ जाओगे, तो 5/2 को मल्टीप्लाई करोगे कि ठीक है, तो इसको ये a आ गया, तो ये हो गया आपका a। उसके बाद b आपको निकालना 5/2, तो किससे करोगे इसको 5/2 को, पीछे चला जाता। अब किससे करोगे 5/2, आप बोलो 3/2 से, इसको मल्टीप्लाई करो 3/2 से, तो वही आ गया आपका कितना 15/4। फिर इसी 15/4 को क्या करोगे, आप लोग सर इसी, एक सेकंड इसको कुछ हो रहा है प्रॉब्लम, हाँ इसी को 15/4 को किससे करना है, आप बोलोगे सर 5/2 से। जब तक आप सी पे आ जाओगे 5/2 से आप आ जाओगे, और जब इसको करते हो तो आप लिखते हो 5 25, 5 कैरी,
5 6 7 75 डिवाइड बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 2 8, इसको करोगे तो 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो 9 पॉइंट समथिंग को ही टिक करना था। समझ आ गई बात। तो इस तरीके से एक पैटर्न रहता है जब भी आप क्वेश्चंस को करोगे। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर, हमें समझ में पूरा का पूरा आ गया है ये वाला जो आपने बताया। इसी तरीके के रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। रीजनिंग का उतना वो टफ नहीं होता, बस सिर्फ प्रैक्टिस की ही जरूरत होती है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है स्टेटमेंट फॉलोड बाय कंक्लूजन फर्स्ट एंड कंक्लूजन सेकंड इज गिवन। You have to take the statement to be true even if it seems to be at various form of commonly known facts. Read the conclusion and decide which conclusion is correct to logically follow or follow the statement disregarding the commonly known facts. यहाँ पर बोला जाता है कि जो भी आपके स्टेटमेंट्स दिए, स्टेटमेंट्स को पढ़ना है आपको, जितने भी स्टेटमेंट्स है, और उसके बाद देखना है कंक्लूजन, फिर देखना है कौन सा कंक्लूजन फॉलो होता है, ठीक है, उसी हिसाब से आपको आंसर करना है। तो मतलब ये है कि ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, और सिलोजिज्म आपने पढ़ा है, तो सिलोजिज्म के क्वेश्चन जब आप करते हो तो आप किस तरीके से करना है इन क्वेश्चंस को, यही हम देखेंगे। तो स्टेटमेंट पहले पढ़ेंगे, स्टेटमेंट क्या उस हिसाब से करेंगे। सम कैट्स आर अलमीराज, अलमीरा, ठीक है, सम कैट्स, तो कैट्स आप इस तरीके से लिखते हो, सी हो गया कैट, सम कैट्स आर अलमीरा, तो सम इस तरीके से लिखते हैं ना, सम वाली रिलेशन। सम कैट्स आर अलमीरा, तो ये सम कैट्स लिखा आपने, ये क्या है आप बोलोगे अलमीरा, ए से मैंने अलमीरा लिखा, ठीक, फिर क्या लिखा, ये हो गया सम कैट्स आर अलमीराज। सम स्टेट अलमीराज आर चेयर्स, ऑल चेयर्स आर टेबल्स। सम स्टेट अलमीराज मतलब कुछ अलमीराज जो है, सम कैट्स आर अलमीराज, लेकिन सम अलमीराज आर चेयर्स, तो ये आप कैट लिखोगे क्योंकि सी हो गया कैट, और अल ए हो गया अलमीरा, और चेयर, सम अलमीराज आर चेयर, तो यहाँ पर मैंने चेयर्स को ही लिखा है, तो आप सी और सी से कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। उसके बाद ऑल चेयर्स आर टेबल्स, जितने भी चेयर्स हैं वो टेबल्स के अंदर आ जाएंगे, तो ऑल चेयर्स आर टेबल मैंने आपको पढ़ाया है, ये आप कर सकते हो इजीली, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट जो क्वेश्चन बोल रहा था स्टेटमेंट। कंक्लूजन क्या है? सर्टेनली लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सम लिखा है, सम कर सकते, सम अलमीराज आर टेबल्स, सम अलमीरा, कुछ अलमीरा जो है, ये अलमीरा है, ये टेबल्स हैं, डेफिनेटली अलमीरा चेयर के अंदर आता है और सारी चेयर टेबल के अंदर आती है। मेरा कहने का शॉर्ट में यही मतलब है कि कुछ अलमीरा भी टेबल के ही अंदर आ जाती है, क्योंकि ये देखो ना, अलमीरा अगर चेयर का पार्ट है, लेकिन पूरे चेयर किस में आते हैं, टेबल के अंदर आते हैं, तो ये टेबल वाला, ये देखो ये टेबल वाला पार्ट है ना, टेबल वाला पार्ट किसको कवर कर रहा है, ये अलमीरा को भी कवर कर रहा है, तो पहला वाला कंक्लूजन ठीक है। सम कैट्स मे नॉट बी चेयर, कुछ कैट चेयर नहीं है, डेफिनेटली अगर आप देखोगे ये कैट्स वाला, ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट जिसको मैं ऐसे कर रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ ए का ही पार्ट है, ध्यान से देखना है, ये ए के अंदर आता है, जब भी ए के अंदर आता है तो ये किसी और का पार्ट नहीं हो सकता है, ये ए का हिस्सा है, ये आप किसी और को नहीं दे सकते। ये लिखा है सम कैट्स मे नॉट बी चेयर्स, क्योंकि कैट्स का ये वाला हिस्सा जो है ये ए का हिस्सा है, ये सी का हिस्सा नहीं है, तो दैट इज स्टेटमेंट सेकंड इज आल्सो करेक्ट, तो स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर, हमें ये बात तो क्लियर हो गई है, मतलब आपका कहने का मतलब ये है, इसका आंसर जो होगा वो है सर, वो कौन सा आंसर बनेगा, आप बोलोगे सर इसका आंसर जो बनेगा बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड ये करेक्ट है, ये आपको इसको टिक करना है। समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया। इस तरीके से आपको करना, कम से कम 8-9 क्वेश्चन हमने लगा लिए, यही क्वेश्चन आते हैं, इससे इजी ही आते हैं, ठीक है, तो ये आपको देखना था यहाँ पर। एक सेकेंड, सॉरी, हाँ एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? इमेज ऑफ कॉन्सोनेंट्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, कैपिटल अल्फाबेट दिए है, कॉन्सोनेंट्स की बात करें इंग्लिश अल्फाबेट के जो कि कैपिटल लेटर्स में है, आर ऑब्जर्व्ड इन मिरर, आप उनको मिरर में देखते हो, व्हाट इज द नंबर ऑफ इमेज ऑफ, कहोगे हाँ, ऑफ दीज व्हिच डू नॉट लुक लाइक द ओरिजिनल शेप, जो ओरिजिनल शेप में नहीं दिखता है। मतलब कहने का ये है, इसने बोला जो भी कॉन्सोनेंट्स से पहले आप कॉन्सोनेंट्स को ले लो, और उन कॉन्सोनेंट्स को जब आप बनाते हो उनकी मिरर इमेज दिखते हो, जब मिरर इमेज उन कॉन्सोनेंट्स की बनाते हो, ऐसे कौन से कॉन्सोनेंट्स हैं जिनकी मिरर इमेज में देखकर और ओरिजिनल में देखकर मैच नहीं होता है। जैसे कि अगर मैं यहां पर लिखता हूं, अगर मैं लिखता हूं जैसे कि मैंने लिखा, जैसे कि मैं लिखता हूं ए, मैंने लिखा बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, कैपिटल लेटर्स में लिखना, ये लिखा। उसके बाद करना क्या आपको,
आपको कॉन्सोनेंट्स चाहिए, तो दैट में वॉवेल्स को आप निकालो, ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल्स होते हैं। ए को आपको नहीं लेना, ए ई आई ओ और यू, ये नहीं चाहिए। दैट मीन्स आपको किस में से चूज करना है, हमें आपको चूज करें बी सी डी में, एफ जी एच में, जे के एल एम एन, पी क्यू आर एस टी और वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये आपको इनकी मिरर इमेज बनानी है। फिर देखना है कौन सा मैच होता है, कौन सा मैच नहीं होता। जो मैच नहीं होगा एज इससे, और ये तो ओरिजिनल हो गया ना, कि जब आप मिरर इमेज बनाओगे वो अलग होगी मिरर इमेज। फिर कंपेयर करना ओरिजिनल और मिरर इमेज, कौन सा कंपेयर होता है, कौन सा कंपेयर नहीं होता। जो मैच नहीं होगा, जो ओरिजिनल इमेज की तरफ नहीं दिखेगा, वो कितने हैं उनको काउंट करना है। ठीक है, जब आप इनको मिरर इमेज आपको पता होगा, जब आप इसको लिखोगे ना पेज के ऊपर बी सी डी को, फिर आपको उल्टा करो, उसकी जो शेड दिखेगी ना बैक साइड से, वो होती है मिरर इमेज, वो होगी मिरर इमेज। फॉर एग्जांपल आपने एबीसीडी पेज पे लिखा, उस पेज को उल्टा करो, दूसरे साइड देखो, मतलब आपने एबीसीडी लिखा, फिर दूसरे साइड देखो, उसका जो शेड आ जाएगा ना दूसरे साइड, फिर वहां पर चेक करो कौन सा सेम दिख रहा है, कौन सा सेम नहीं दिख रहा है। चेक करने के बाद आपका जो काउंट करना है, जो नहीं दिख रहा होगा वो आपको बोलना है वो हो गए 14, ये आपको टिक करना है, ये 14। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आपको करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर बी देखोगे तो बी सेम तो आएगा नहीं। ठीक है, सी देखोगे सी भी उल्टा आएगा मेरा इमेज में, डी देखो ये भी उल्टा आ जाएगा, एच देखोगे एच एच एज इट इज आएगा, एच सेम आएगा। आई देखो, आई तो होगा नहीं क्योंकि आई वॉवेल्स में है। ठीक है, एम देखोगे तो एम भी सेम ही आएगा मेरा इमेज में। आ रही बात समझ? तो इस तरीके से आप देखो, टी देखोगे टी भी सेम आता है मेरा इमेज में। आ रही बात समझ? तो इस तरीके से आपको काउंट करना, जो नहीं तो वो 14 होते हैं, आपको ये टिक करना है। तो ये पहले आपको रफ पे बनाना है, फिर पीछे बैक साइड से देखना है कि कौन कौन सा मैच नहीं होता है, इस तरीके से इसको करना है। तो यहाँ पर मैं नहीं दिखा सकता हूँ इसकी शेड। एक और क्वेश्चन है, वो क्या है, लेट्स सी। एक और क्वेश्चन हम देखेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन समझ में आएगा तो फिर इजी होता है। देखो क्वेश्चन क्या है। ए बैंक एम्प्लॉय ड्राइव्स 10 किलोमीटर टुवर्ड साउथ फ्रॉम हर हाउस and turns to her right left and drives another 20 kilometer. She again turns left and drives 40 kilometer, and then she turns to her right and drives another 5. She again turns to her right and drives another 30 kilometer and reaches her bank where she works. What is the shortest distance between her bank and her house? आपको बोलना उसके बैंक और उसके हाउस तक कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये आपको बताना है। सबसे पहले ये हो गया डायरेक्शन सेंस से क्वेश्चन, 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ए बैंक एम्प्लॉय ड्राइव्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, एक सेकंड इसको मैं हटा। हाँ, एक बैंक एम्प्लॉई है जो घर से क्या करता है, अपना घर है इसका, सपोज ये इसका घर है, ये हाउस हो गया, और यहाँ से कितना चल रहा है 10 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, और साउथ की तरफ 10 आ गया, तो ये लिखा आपने 10 है साउथ की तरफ, क्योंकि ये साउथ हो गया ना, जब साउथ एरो साथ दिखाना है। एंड टर्न्स टू हर लेफ्ट, ये इसका क्या हो गया, ये इसका लेफ्ट हो गया, ये इसका राइट हो गया, तो टर्न्स 10 एंड टर्न्स टू हर लेफ्ट एंड ड्राइव अनदर 20। तो लेफ्ट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, और 20 इसने ड्राइव किया, तो ये हो गया 20। ये अगेन टर्न लेफ्ट, तो ये इसका राइट बनेगा, ये इसका लेफ्ट बनेगा, तो यहां से फिर से टर्न ले रही है एंड ड्राइव 30। तो 30 यहां तक कितना लिया था, यहां तक 10 हो गया, तो यहां से ऊपर कितना हो गया, आप बोलोगे सर यहां से 30 हो गया, तो टोटल कितना हो गया 40। तो आ गए यहां पर पहुंच के। देन शी टर्न्स टू हर राइट, ये इसका लेफ्ट हो गया और ये इसका राइट हो गया, तो ये राइट की तरफ चल रही है, और कितना, शी टर्न्स टू हर राइट एंड ड्राइव्स 5, और 5 किलोमीटर ये निकाल रही है। ठीक है, ये हो गया 5। शी अगेन टर्न्स टू हर राइट, क्योंकि ये इसका राइट हो गया, ये इसका लेफ्ट बनेगा एरो के हिसाब से, एंड ड्राइव 30 किलोमीटर, तो यहाँ पर नीचे आ रही है, और ड्राइव यहाँ पर इस लाइन में डायरेक्ट सीधे आ गई, क्योंकि ये भी 30 था, यहाँ से इसने 30 कवर करी, इस लाइन पे आ गई, तो यहाँ पर पहुंच गई। एंड रीच हर बैंक, तो ये इसका अब यहाँ पर बैंक है, आपको बोलना है वेयर शी वर्क, जहां पर वो बैंक पे काम करते हैं। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर बैंक और हाउस, ये हाउस सीधे किसके लाइन में आता है, बैंक के लाइन में। सबसे आसान तो यही इसका बनेगा ना, तो सबसे आसान ये यहाँ से यहाँ तक कितना है डिस्टेंस, आप बोलोगे 5, तो 5 लिखा। यहाँ से यहाँ तक कितना है सर, ये 20 है, तो 20 जोड़ो। तो हाउस से बैंक तक कितना डिस्टेंस है, बैंक से हाउस तक कितना डिस्टेंस, आप बोलोगे सर 20 + 5 हो गया 25। सर इसका 25 आएगा, इसका 25 आ गया, इसको टिक करना था। डिड यू अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से क्वेश्चंस को लगाना होता है जब भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको रेज करता हूं सो दैट हम इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। क्वेश्चन को समझना जरूरी है, ना कि सिर्फ अटेम्प्ट किया है जल्दबाजी में, फिर क्वेश्चन फंस जाता है, फिर वहां से नहीं निकलता है क्वेश्चन। ये आपको पूरा ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन एक और है। ए वुमन रन्स 12 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, देन 6 किलोमीटर टुवर्ड्स हर साउथ एंड 8 किलोमीटर टुवर्ड्स द ईस्ट। इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में। एक वुमन है जो 12 किलोमीटर चल रही है नॉर्थ की तरफ, तो दैट मीन्स यहां से इसने स्टार्ट किया
और नॉर्थ की तरफ हम चल रहे हैं कितना 12 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया क्लियर। देन 6 किलोमीटर टू द साउथ, तो कहां पर पहुंच गई, यहां पर पहुंच गई, लेकिन अब यहां से वापस आ रही है साउथ की तरफ, तो यहां पर वापस आएगी कितना, तो आप बोलोगे 6, तो ये हो गया था 6, ये पहले ही 6 था, क्योंकि यहां से इसने स्टार्ट किया था, यहां तक होगी 12, लेकिन फिर यहां से वापस आ रही है साउथ की तरफ क्योंकि ये तो नॉर्थ हो गया, साउथ की तरफ तो किस तरीके से आ जाएगी, मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ। साउथ की तरफ यहां पर पहुंच गई नॉर्थ पे, साउथ की तरफ आ जाएगी कितना, नीचे ही वापस आ जाएगी ना, तो दैट मींस यहां पर ये टर्न करेगी, और कितना आपको बोलना है 6 किलोमीटर, तो ये हो गया 6, तो बचा कितना नीचे वाला 6। एंड देन 8 किलोमीटर टू द ईस्ट, अभी यहां पर पहुंच गए ना, अभी यहां से ईस्ट इसका कौन सा हो गया, ये हो गया, ये आ गया इसका ईस्ट, कितना हो गया 8। इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, और स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में ये इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये था, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। अगर स्टार्टिंग पॉइंट से देखोगे, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट किस डायरेक्शन में आ रही है, किस डायरेक्शन में आपको बोलना है, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। सबसे पहले ये क्लियर हो गया नॉर्थ ईस्ट, इसका मतलब ऑप्शन ए खत्म और ऑप्शन सी खत्म। 50-50 प्रोबेबिलिटी है, या तो ऑप्शन बी है या तो ऑप्शन डी है, लेकिन अब इसने एक और चालाकी की, इसको इसने कॉम्प्लिकेटेड बनाया इसको। अब ये बोल रहा है द एंगल लेस देन 45, द एंगल मोर देन 45, एंगल लेस देन 45, एंगल मोर देन 45। अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां से यहां तक जो है ना ये 6 है, यहां से यहां तक कितना है, ये 8 है, तो मैं यहां पर ध्यान अगर देखोगे, यहां से स्टार्ट किया था इसने, यहां से यहां तक 6 है, और यहां से यहां तक क्या होगा, यहां से यहां तक 8, तो 6 से ज्यादा आप रखो, ये आपको खुद अंदाजा लगेगा। ये इसका सेंटर आ गया, ये इसका सेंटर आ गया, एक सेकंड, इस तरीके से तो करोगे तो ये इसने यहां पर ये जो है ये बॉक्स एक रखा, इसके सेंटर से ऐसे 6, और ये 8, आप देखो 8 ज्यादा होगा किससे, 6 से। जब आप एक लाइन ड्रा करते हो यहां से, ठीक है, आपको कौन सी लाइन ड्रा करनी है, आपको बोलना है ठीक है, ये हो गया नॉर्थ इस डायरेक्शन, तो ये लाइन आप ड्रा करते हो कुछ इस तरीके से, आप ड्रा करते हो ऐसे 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 करके स्ट्रेट जब आ जाएगा। जब आप देखते हो, अगर आप देखोगे, ठीक है, अगर आप यहां पर देखोगे क्या हो गया, कौन सा या तो ऑप्शन कौन सा है, या तो ऑप्शन हाँ नॉर्थ ईस्ट। अब देखो यहाँ पर एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ, ये वाला कॉर्नर जो इस कॉर्नर के थ्रू अगर जाता है, ये डायरेक्ट 45 पे होता, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करो, ये हो गया 0 डिग्री, फिर ऊपर 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 आकर यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया सेंटर में अगर 40, तो यहाँ से आ गया 90, लेकिन ये यहाँ तक जो है ये 45 है, सेंटर से जाके 45 आ जाएगा, तो दैट मींस अगर ये 6 होता और ये 6 होता तो डायरेक्ट 45 पे आता, लेकिन ये 8 है, 8 इससे थोड़ा बाहर आ जाएगा, जब आप एक लाइन को ड्रा करते हो फिर यहां से मिल जाएगा। मतलब मेरा कहने का ये है, ये डायरेक्ट 45 से नहीं मिलेगा, ये 45 से कम ही होगा, और ये लेस देन 45 पे ही मिलेगा। यहां पर एक कॉमन सेंस लगाना था, थोड़ा सा अपना दिमाग भी चलाना था, इससे आपका क्वेश्चन ठीक हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करना था, ठीक है, ये हो गया, हाँ सर ये हो गया, एक सेकंड नेक्स्ट मुझे चलो, ठीक है नेक्स्ट, एक सेकंड इसको पहले जूम करते हैं, आफ्टर दैट वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर कुछ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए क्लास, एक क्लास है, 60 students are from India, 50 students are girls, 30 students are this, what is the percentage of foreign students are boys? क्वेश्चन दिया गया है, एक क्लास दिया है, इसमें 60 स्टूडेंट्स, 60% स्टूडेंट्स इंडियंस है। सपोज क्लास में हम सबसे पहले आप क्लास में देखो कि कितने स्टूडेंट्स है, टोटल आपने लेखा 100 स्टूडेंट्स, फिर आपने बोला इस 100 में 60%, 60% 100 का क्या होता है 60 स्टूडेंट, सीधे ये क्या है, आप बोलोगे सर ये इंडियंस है, ये क्लियर, ये क्वेश्चन ही बोल रहा है आपको ये इंडियन है। 50 ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, ठीक है, तो 50% जो है, जितने भी 100 जो भी 100 स्टूडेंट्स है ना, 100 स्टूडेंट टोटल 100, इसमें से 50% गर्ल्स है, मतलब 50%, 50 गर्ल्स हैं, 50 बॉयज हैं, लेकिन इस 100 में से पहले सबसे पहले 60 इंडियंस हैं, तो इस वाले पार्ट को अभी रहने देता हूं, ये 50% जो है ये गर्ल्स हैं, लेकिन किस में से 50%, टोटल में से 50%, लेकिन अभी इंडियन 60 है, तो क्वेश्चन है सर फिर 40 किसका आएगा, आप बोलोगे सर 40 जो रहेगा वो रहेगा फॉरेन स्टूडेंट्स, तो ये हो गया FOREIGN, ये हो गया फॉरेनर्स, ठीक है, ठीक है। इफ 30% ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंडियन गर्ल्स, अगर 30% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, लेकिन यहाँ पर 30% ये बोल रहा है, इंडियन स्टूडेंट्स में से 30% जो है वो गर्ल्स हैं, वो गर्ल्स हैं, मतलब 30% का मतलब क्या होता है 30 डिवाइड बाय 100 इंटू 60, क्योंकि ये बोल रहा है कि जो ये 60 स्टूडेंट्स हैं इंडियन, इसमें से 30% क्या है वो गर्ल्स हैं, ये और ये कैंसल, ये और एक सेकंड ये पीछे चला जाता है, इसको प्रेशर ज्यादा नहीं देना पड़ेगा, ये और ये कैंसल 0 हो गए, 6 3 18, तो गर्ल्स टोटल कितनी आ गई इंडियंस, आपको बोलना है इंडियन जो है 18
जो है ये इंडियन गर्ल्स आ गई है। हाँ सर यहाँ तक ठीक है, इंडियन गर्ल्स आ गई। 60 क्या है, ये टोटल है। तो बॉयज कितने आ गए, इंडियन बॉयज कितने आ जाएंगे, आप बोलोगे सर इंडियन बॉय जो आ जाएंगे वो आ जाएगा डी इज इक्वल टू 60 को 18 करो, आप बोलोगे ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 42 हो गए बॉयज। तो ये पूरी कैटेगरी इंडियंस की है। तो टोटल इंडियन 60, बॉयज 42 और गर्ल्स हो गए 18। अब ये हो गया, लेकिन आपको ये चीज पता है ये फॉरेनर्स हैं, टोटल फॉरेनर्स हैं। लेकिन यहां से आपको पता है 50 स्टूडेंट्स क्या है, 50% क्या है, गर्ल्स। लेकिन उस 50 में से 18 तो इंडियन से निकली है गर्ल्स। ये टोटल 50 क्या है, ये टोटल गर्ल्स है टीजी, और ये 18 जो है ये इंडियन गर्ल्स हैं। तो 50 को बराबर आपको करना है। 50 का बाकी कहां से लाओगे, आप बोलोगे सर बाकी बचा 32। ये 32 कहां से आएंगे सर, ये फॉरेनर से आएंगे ना, फॉरेनर्स की गर्ल्स। तो 32 फॉरेनर्स की गर्ल्स, लेकिन टोटल फॉरेनर्स तो 40 हैं। तो फॉरेन गर्ल्स, एफजी का मतलब फॉरेन गर्ल्स 32 आ गए, लेकिन 32 ये तो टोटल 40 है। तो बचा कितना यहाँ पर बॉयज, आप बोलोगे सर बॉयज जो है फॉरेनर्स ये बन गए 8, ये टोटल हो गया 8। अब क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉयज, कितने फॉरेन स्टूडेंट, कितना परसेंटेज फॉरेन स्टूडेंट्स में, बॉयज कितना परसेंटेज है फॉरेन स्टूडेंट्स में से। आप बोलोगे सर टोटल फॉरेन स्टूडेंट्स कितने कितने बॉयज हैं, आप बोलोगे सर 8 जो है ये बॉयज हैं। लेकिन आपको क्या बोलना है, व्हाट परसेंट ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉयज, आपको बोलना है जो भी फॉरेन स्टूडेंट्स है उसमें से बॉयज की कितनी परसेंटेज। आप बोलोगे 8 स्टूडेंट्स तो बॉयज हैं, लेकिन फॉरेन स्टूडेंट्स टोटल कितने, आप बोलोगे 40 है सर, और मल्टीप्लाई करोगे 100 से, जोड़ोगे तो एक सेकेंड हाँ जोड़ो, कैंसिल करोगे ये और ये कैंसिल हो गया, 4 1 4 4 2 8, 2 10 हो गया 20 सर, ये हो गए 20 जो है परसेंटेज निकालना, 20% निकालना सर। 20% जो है इसका 20% जो है ये बॉयज हैं, किसमें आपको बोलना है, क्या बोलना है इसको, फॉरेन स्टूडेंट्स में से। क्वेश्चन समझ में आ गया, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया बोलो यस सर यस सर यस सर, हमें ये चीज पूरे तरीके से समझ आ गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन को मैं फिर से बताऊंगा, मैंने बोला टोटल 100 स्टूडेंट्स थे, इसमें से जो है 60% जो थे ये इंडियंस थे, और इसका मतलब 60% इंडियंस का मतलब 60 स्टूडेंट टोटल इंडियंस हो गए। रिमेनिंग 40% क्या आ गया, आप बोलोगे सर सीधे 40 स्टूडेंट जो है ये फॉरेनर्स हो गए। फिर पूछा गया है सर जो 30% जो है इंडियंस में से ये गर्ल्स हैं, तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे 30 डिवाइड बाय 100, एक सेकेंड, ठीक है 30 डिवाइड बाय 100 ये हो गया 30% इंटू 60 सर, ये टोटल जो है ये आता है हमें, ये आता है 18। तो सर टोटल गर्ल जो है ये 18 आ गई है। और सर अगर हमें बॉयज पूछा जाता तो हम बोलते सर 60 में से 60 टोटल इंडियंस हैं उसमें से 18 गर्ल्स हैं सर, 42 जो है ये हम इंडियन बॉयज बोलते हैं। हाँ सर यहाँ तक ठीक है। उसके बाद आपको बोला गया है कि 50% जो है जितने भी टोटल स्टूडेंट्स हैं उसमें से 50% गर्ल्स हैं, लेकिन 50% का मतलब 50 गर्ल्स टोटल। तो 50 गर्ल्स में से इंडियंस की तरफ से कितनी गर्ल्स आ गई हैं, तो इंडियंस में जितनी गर्ल्स है वो तो सभी आ जाएंगे, तो वो 18 गर्ल्स आ गए। तो फॉरेनर से कितनी गर्ल्स आपको उठानी है, हाँ आप बोलोगे सर फॉरेनर से 32 गर्ल्स हमें उठानी है, तभी ये क्या आ जाएगी 50 गर्ल्स के बराबर बनेगा। लेकिन सर टोटल फॉरेनर फॉरेन गर्ल्स, लेकिन सर फॉरेन टोटल कितने 40 हैं, तो ठीक है सर फॉरेनर्स अगर टोटल 40 हैं तो दैट मीन्स टोटल फॉरेनर्स जो है 40 हैं, तो गर्ल्स 32 हैं, तो बॉयज कितने बनेंगे सर 8 रहेंगे बॉयज। तो सर टोटल 8 हैं बॉयज, लेकिन कितने में से 40 में से मल्टीप्लाई करूंगा 100, तो सर यही आ जाएगा 4 2 8, और इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा 4 2 8 2 10 20 सर 20% जो है ये बॉयज रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। ये मैं आपको सिखा रहा हूँ किस तरीके से सी सेट को करना है। आप मुझे पता आप 100-200 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते होंगे उसका कोई हिसाब ही नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना सोच समझ कर जो भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, ठीक है, एक और यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जो जानना जरूरी है हमारे लिए। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन को देखेंगे। ये भी आया है यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हैं और कंक्लूजन। अब यहाँ पर क्या लिखा है, हाँ स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। सिलोजिज्म का एक और क्वेश्चन पूछा गया है, सिलोजिज्म के 2 क्वेश्चन ने पूछे, मतलब सिलोजिज्म पढ़ के जाना है। सम रेडियोज ऑफ मोबाइल्स, उसने बोला कुछ रेडियोज जो है आर रेडियोज मैंने लिखा और सम मोबाइल्स मैंने लिखा, इतना तो मैंने पढ़ाया होगा आपको। ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर्स, जितने भी मोबाइल हैं सभी मोबाइल कंप्यूटर्स हैं, सभी मोबाइल किसके अंदर आएंगे कंप्यूटर्स के अंदर। सम कंप्यूटर्स आर वॉच, कुछ कंप्यूटर्स क्या है ये वॉच हैं, तो सम का मतलब क्या होता है ये वाला हो गया वॉच।
अब हम कंक्लूजन पे पढ़ेंगे। सर्टेनली सम रेडियो, सर्टेनली से फर्क नहीं पड़ता है, सर्टेनली आपको सम ढूंढना है, सम है, सम रेडियोज और वॉच, सम रेडियोज और वॉच। देखो अगर पहले मैंने बोला सम रेडियोज आर, एम क्या था, मोबाइल्स, तो आप देखोगे आर मोबाइल्स आर, क्या बोल रहे उसको, ठीक है, कंप्यूटर्स, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा सा मैं इसको चेक कर रहा था कि ये चल रहा है या नहीं रिकॉर्डिंग का। हाँ ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, मैं क्या बोल, हाँ ये हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखा, सम रेडियोज और वॉच, यहाँ पर ये रेडियो हो गया, ये हो गया वॉच। रेडियोज और वॉच के बीच में सडनली सम रेडियोज और वॉच, रेडियोज देखो ये अलग है, वॉचेस देखो अलग है, इनके बीच कोई कनेक्शन नहीं है, रेडियोज और वॉच कोई भी कनेक्शन नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए, ये रेडियो होना चाहिए, वॉच होनी चाहिए। मतलब पहला जो है ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, पहला जो है फॉलो नहीं हो रहा है। सम मोबाइल आर वॉच, सम मोबाइल आर वॉच, यहाँ पर लिखा है ये मोबाइल है, ये मोबाइल लिखा है, ठीक है, और ये क्या लिखा है, वॉच। अब देखो सम मोबाइल आर वॉच, ये मोबाइल अलग से है, ठीक है, ये वॉच अलग से है, तो ये भी नहीं है। तो सम रेडियोज आर वॉच, ये बोल रहा है रेडियोज वॉच है, ये भी नहीं है, और सम मोबाइल आर वॉच, इस मोबाइल है और ये वॉच है, ये दोनों अलग अलग हैं, कोई सम के रिलेशन में नहीं दिख रहा है। मतलब आपको शॉर्ट में बोलना है कौन सा है, नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। आपको समझ में आया, हाँ सर ये क्लियर तो हो गया है जो भी आप बता रहे हो। ठीक है, ये सेशन जो है वन ऑफ द बेस्ट सेशन में से आपको करना था, जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन देखेंगे हम, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इन द सीरीज, सीरीज एक दी है डैश, यहाँ पर लिखता हूँ सीरीज डैश, फिर बी, फिर डैश, फिर ए, फिर डैश, फिर बी, ए डैश बी, फिर डैश ए बी, फिर डैश ए बी, फिर ए बी लिखा हुआ है, ये एक सीरीज दी है। आपको पूछा जाता है कि इस सीरीज में फिल करो ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, ये वाला, फिर एक सीरीज को आइडेंटिफाई करो, वो सीरीज एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होनी चाहिए। अगर आप इसमें ये वाला फिल करोगे, ये वाला पूरा फिल करोगे, मतलब आप क्या लिखोगे यहाँ पर बी, मतलब ऑप्शन ए फिल करोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे इस डैश के बदले, ये जो है ना, ये डैश के बदले लिखना आपको, ये जो फिल इन द ब्लैंक, तो यहाँ पर बी, फिर ये बी एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर ये ए रहेगा, ठीक है, ये ए, क्योंकि बी के बाद ए आएगा ना, बी के बाद ए आएगा, ये ए एज इट इज रखो, ये ए एज इट इज रखो, ये बी एज इट इज रखो, ए ऐसे, बी ऐसे, ये ए बी ए बी। अब यहाँ पर जो है इसके बदले आपने बी भरा, फिर ए बी, फिर ए, यहाँ पर बी भरोगे, ठीक है, बी ए, अब कितने हैं, सॉरी ये बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, और फिर ए, ये हो गया एक। जब आप इस सीरीज को देखोगे, पढ़ोगे, अगर ये कोई पैटर्न फॉलो करे तो ये आंसर आएगा, अगर पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, एक सीक्वेंस ऑर्डर नहीं कर रहा है, तो ये आंसर इसका नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है बी बी, यहाँ पर आगे देखो बी ए, यहाँ पर आगे देखो दो बी बी ए बी बी ए बी बी ए बी, तो पैटर्न टूट जाता है। ठीक है, समझ आ गए। अब यहाँ पर देखो बी बी ए बी बी ए, चार को जोड़ोगे पैटर्न एक देखोगे, तो पैटर्न ये यहाँ पर मिस हो जाता है, तो ये खत्म हो गया, तो ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट पे अगर आ जाओगे आप, फिर से इसके बदले आप क्या लिखोगे, आप यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर इसमें डालो, आप इसमें डालो बी का, बी डालो, बी ए बी बी ए, ये डाला आपने। अब देखो बी बी ए बी, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, तो ये डाला आपने। अब देखो सीरीज बी बी ए बी बी, ठीक है, ए बी, कोई सीरीज नहीं बन रही, एक और सीरीज नहीं बन रही है, तो मतलब ये जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, तो दैट मीन बी वाला भी देखा मैंने, बी भी सेटिस्फाई नहीं होता है, ए पे पहले नहीं हुआ था। ठीक है, अब एक और चीज डालता हूँ, अब सी के ऑप्शन डालूंगा, ये आसान क्वेश्चन होते हैं, बी सिर्फ लिखना होता है इनमें से, ये यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक से था ना, हाँ ये ए, यहाँ पर ए, यहाँ पर ये हो गया ना 2 ए, अब यहाँ पर बी और बी, पैटर्न को पढ़ो, यहाँ पर ए है, बी 3 बार बी है और फिर ए है, तो यहाँ पर अगर बी ए बी बी ए बी बी, तो ये भी पैटर्न नहीं बनता है।
मतलब थर्ड भी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन जो है ऑप्शन डी आ जाएगा, जिसको आपको टिक करना है। तो दैट डजंट मीन आप पहले ही देखोगे नहीं ऑप्शन डी में पहले था, अगर ऑप्शन ए भी होता, अगर इसको ऑप्शन ए लिखा होता तो पहले ही सेटिस्फाई होता। अब देखो इसमें फिल करेंगे फिर पता चलेगा, ये ए लिखा, यहाँ पर बी लिखा, यहाँ पर ए लिखा, फिर क्या बचा बी ए बी, यहाँ पर बी ए बी, ये वाला बी, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी। पैटर्न को देखना है, ए बी बी, यहाँ पर ए बी बी, ए बी, देखो ए बी बी, ए बी, ए बी बी, ए बी, ए बी बी, ए बी, तीन तीन को मिलाकर अगर देखो पैटर्न, देखो ए बी बी बन गया, ए बी बन गया ये वाला, ये देखो ए बी बी, फिर से ए बी बी, फिर से ए बी, फिर से ए बी, फिर से ए बी बी, और यहाँ पर ए पैटर्न जो आ जाएगा ये फॉलो होता है। तो इस तरीके से 5-6 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, आपको ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो नहीं छोड़ सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है कि इसको आप छोड़ सकते हो, क्योंकि आपकी सिलेक्शन जो देगी वो आपको रीजनिंग ही देता है, अगर आपके रीजनिंग के 20 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं पहले ही। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एक सेकंड रुको। हाँ, एक सेकंड रुको आप, मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से इसको करना है, इसको ओपन करना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन हो गए, तो ये हम देखेंगे यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन जो हमारा है वो रहेगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, वो ये है, देखेंगे कौन सा क्वेश्चन। हाँ, एक और क्वेश्चन इसके बाद आया हुआ है, वो है इन ए कोड लैंग्वेज मैथमेटिक्स इज रिटन एज दिस एंड केमिस्ट्री रिटन एज दिस कोड। तो ये आपको क्या बोलना है, मैथमेटिक्स का कोड दिया हुआ है और आपको केमिस्ट्री का कोड बोलना है। अगर आप केमिस्ट्री पहले लिखोगे, जिसका कोड निकालना होता है, आप क्या लिखो, CHEMISTRY, केमिस्ट्री लिखा आपने। ठीक है, एक सेकेंड, डॉक्यूमेंट फिर से लाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ कोड दिया हुआ है, आपको क्या करना है, आपको केमिस्ट्री लिखना है। पहले केमिस्ट्री लिखा CHEMISTRY, ये केमिस्ट्री का कोड लिखना है आपको। अब क्वेश्चन देखोगे यहाँ पर, अगर आप मैथमेटिक्स का देखोगे एम और यहाँ से एल, अगर आप ध्यान से देखोगे ए के बाद बी, मतलब यहाँ पर एल, एम से पहले एल आता है, मतलब यहाँ पर आपको -1 करना है, और ए के बाद बी आता है, दूसरे पे आपको +1 करना है। इसी तरीके से यहाँ पर जो है एस पहले आता है, फिर टी, तो मतलब ऊपर टी है, टी से पहले एस आता है, तो -1 करना है और यहाँ पर +1 करना है। इसी तरीके से -1, यहाँ पर +1, -1, +1, यहाँ पर -1 आपको करना है। मतलब मेरा कहने का CHEMISTRY को करना क्या है, तो -1 आपको, इसको +1 करो, इसको +1 करना, इसको +1 करना, एक छोड़कर इसको +1 करो, इसको +1। H के बाद क्या आता है I, M के बाद क्या आता है N, S के बाद क्या आता है T, R के बाद क्या आता है, ये आता है S। पहले इसमें आइडेंटिफाई करो, अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन बनता है तो फिर इस तरीके से ढूंढो। अगर आप यहाँ पर देखोगे, पहले सेकंड में, ये सेकंड वाले है ना, ये सेकंड है, सेकंड में I है, यहाँ पर भी I है और यहाँ पर भी I है। ठीक है, आगे चलो, फिर फोर्थ में N है, फोर्थ में N है, लेकिन यहाँ पर फोर्थ में L है, तो यहाँ पर फोर्थ में N है, तो यहाँ पर L है, तो दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन भी खत्म, ये वाला ऑप्शन भी खत्म, ऑप्शन जो आएगा वो ऑप्शन बी सीधे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर I है, यहाँ पर N है, एक छोड़कर T है, एक छोड़कर S है, और यहाँ पर देखो एक छोड़कर T है और एक छोड़कर S है, इससे पहले N है, इसके बाद इससे पहले I है, तो दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन जो है दैट इज ये बनता है। देखो ये 5-5 सेकंड के क्वेश्चन है, ये 5-5 सेकंड से ज्यादा इनको टाइम नहीं लगता है इन क्वेश्चन को करने में। ठीक है, ये क्लियर हो गया? हाँ सर, ये चीजें तो है सारी क्लियर हो गई है जो कि आपने बताया है। ठीक है, अब यहाँ पर जनरली हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स डू द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक मेक्स एन एंगल ऑफ 180 डिग्री
सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। ये लिखा आपने 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री लिखा, ठीक है। ये 90 डिग्री इस तरीके से लिख सकते हो आप। ये 0 डिग्री लिखो, ये 90 डिग्री लिखो, ये हो गया 180 और ये हो गया 360। इस तरीके से आप करते हो ना। तो दैट मीन्स आपको किस तरीके से करना है इसको, आपको करना है मतलब अगर ये वाली लाइन स्ट्रेट लाइन जो होती है, स्ट्रेट मैंने एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ की है, इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ की है, ये लाइन जो है ये 180 डिग्री एंगल बनाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 90 हो गया और फिर यहाँ से यहाँ तक 90 हो गया, 90 कितना हो गया 180, और ये वाली लाइन भी होगी 180 की लाइन, ये वाली लाइन भी क्या बनती है, ये वाली लाइन भी यहाँ पर 180 ही बना लेती है। बात समझ में आ रही है? तो स्ट्रेट कब होता है, 180 कब होता है, ये आपको देखना। क्लॉक आपको बनानी है, ये आपकी एक क्लॉक होगी जो वॉल पे होती है घर पे, और इस क्लॉक का ये क्या होता है, आप बोलोगे ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, मतलब ये हो गया आपका 6 बजे, सॉरी 12 बज जाते हैं यहाँ पर, 6 नहीं 12, ये 12 बज गए यहाँ पर, ये 3 बज गए यहाँ पर, ये 6 बज गए यहाँ पर, और ये यहाँ पर 9 बज जाते हैं। जब ये होता है तो उसके बाद आपको बोलना है कि पहले आपको 7 बजे, अगर आप 7 बजे दिखाते हो तो दैट मींस ये सेंटर हो गया। तो यहाँ पर इसको दो पार्ट्स में और डिवाइड करो, इसको भी 2 पार्ट्स में और डिवाइड करो, इसको भी 2 पार्ट्स में और डिवाइड करो। बहुत इजी क्वेश्चन है, लॉजिक है, लॉजिक यहाँ पर थोड़ा सा लगाना है। अब नेक्स्ट आप लिखोगे 12, यहाँ पर 1 बज जाता है आपके, 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, 4 बज जाते हैं, 5 बज जाते हैं, फिर 6, सॉरी 3, सॉरी यहाँ पर 4 आपको आ जाएगा, 3 तो मैंने ऑलरेडी लिखा है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7, ये तो आपको आएगा ही, ये तो 8 हो गया अपना 9, ये हो गया 10, ये 11 और ये हो गया 12। अगर आप 7 बजे बोला जाएगा आपको 7 बज जाते तो आप क्या बोलोगे, 7 कुछ इस तरीके से होता है, ये वाला जो होता है ये मिनट वाली हैंड होती है, और ये जो होती है ये आवर वाली होती है। तो ये 7, क्या 7 पे 180 डिग्री बना रहा है? नहीं बना रहा है, तो ये पहले तो नहीं होगा। उसके बाद बिटवीन 7:05 बिटवीन बोल रहा है, बिटवीन तो है ही नहीं कहीं पर, तो आपको ना बिटवीन नहीं, आपको सीधे लिखना था 7.5 पे बना रहा है, ये बोल रहा है बिटवीन, तो ये बिटवीन पे नहीं, तो ये आ गया आपको 7.5 पे नहीं, तो दैट मीन्स ये बोल रहा है बिटवीन, ठीक है। उसके बाद बिटवीन 7 से कुछ टाइम के बीच में बोल रहा है, मतलब पहले, मतलब अगर यहां से ये शुरू करता है ये इसके गैप में बोल सकता है, या यहां से ये शुरू करता है इसके गैप में बोल सकता है। तो यहाँ तो इसका मतलब हो गया 7 बजे से 7:05, क्योंकि गैप बन गया 7 से 7:05, क्योंकि ये यहाँ पर अगर है तो 7 बज गए, यही अगर यहाँ पर आ जाएगा तो 7:05 हो गए। उसके बाद यहाँ पर आ गया तो 7:05 से शुरू होता है 7:10 के आसपास, तो दैट इस गैप में, या तो इस गैप में बनता है या तो इस गैप में बनता है। लेकिन अगर आपने देखा होगा जब आप ये क्या करते हो, जब आप यहाँ पर 7:05 पे आ जाता है, 7:05 पे आ जाता है ना, 7:05 पे आ जाता है, तो ये जो होती है थोड़ा सा ऐसे आ जाता है, थोड़ा सा ऐसे आ जाता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली 180 नहीं बनाता है, लेकिन जब ये मिनट हैंड कहां पर आ जाते हैं, 7 और इसके बीच में आ जाते हैं, किसके बीच में, सॉरी मिनट हैंड 1 और 2 के बीच में आती है, मतलब ये हो गया 7:05 ये हो गया, और 7:10 हो गया, इसके बीच में आ जाती है। और उस टाइम आवर हैंड जो होती है ये इस तरीके से, आवर हैंड जो होती है, आवर हैंड एग्जैक्टली इसके स्ट्रेट में होती है, ये इस तरीके से 180 यहाँ पर बनाता है। आई होप ये बात आपको पूरी की पूरी समझ आ रही होगी। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर भी बना सकता है, यहाँ पर भी तो बनाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं बनाता है, किसमें, आप बोलोगे यहाँ पर जो था, यहाँ पर 12 थे और यहाँ पर 1 था, और यहाँ पर जो है यहाँ पर 7, मतलब ये कि जब एग्जैक्टली सर्कल बनाते हो ना, फिर यहाँ पर अगर होगा, यहाँ पर हमारी मिनट हैंड होगी, और यहाँ पर जो होते हैं हमारी जो होते हैं सेकंड, यहाँ पर जो होते हैं आवर वाली, तो यहाँ पर भी ये थोड़ा सा डिविएट होता है, यहाँ पर पूरा एग्जैक्टली ये नहीं दिखाता है 180 डिग्री। लेकिन जब ये यहाँ पर 2 में आ जाता है, 2 में 1 और 2 के बीच में, तो तब ये क्या बनाता है, डायरेक्टली एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन बनाता है, 180 डिग्री बनाता है। मतलब ये और ये इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कौन सा, बिटवीन 7.5 और ये वाला आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन हम देखेंगे जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, वो कौन सा क्वेश्चन है, एक सेकंड, एक सेकंड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग टेबल, एक टेबल दिया हुआ है, इसमें प्लेयर्स का नाम है, प्लेयर ए, प्लेयर बी, प्लेयर सी, प्लेयर डी। रन स्कोर्ड इन द फर्स्ट इनिंग में कितने स्कोर्स बनाए थे, 61, 5, 15 और 13। इसने कितनी बॉल पकड़ी है फर्स्ट इनिंग्स में, 99, 12, 75, 55।
उसके बाद सेकंड इनिंग्स लगी है। सेकंड इनिंग्स में क्या होता है, टेस्ट मैच आई थिंक चल रहा है, सेकंड इनिंग्स लगी है तो 14, 50, 20 और 12 बॉल जिन्होंने रन बनाए हैं अलग अलग प्लेयर ने, इतनी इतनी बॉल जिन्होंने यहाँ पर कवर की है, इतनी इतनी बॉल्स को उन्होंने फेस किया है। बात समझ में आ रही है? आंसर यहाँ पर समझ में आ गया। अब क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, हु इज द फास्टेस्ट रन स्कोरर इन द टेस्ट मैच? फास्टेस्ट रन स्कोरर कौन सा है टेस्ट मैच में? देखो अंडरलाइन है पॉइंट, फास्टेस्ट रन स्कोरर कौन है टेस्ट में। आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर प्लेयर ए का देखेंगे इसने कितने, देखो यहाँ पर लिखा है रन स्कोरर, आप बोलोगे सर इसने 61 रन बनाए हैं पहली इनिंग में और सेकंड इनिंग में, जोड़ेंगे तो जो आ जाएगा वो इसका आ जाएगा। उसके बाद बी का भी जोड़ेंगे इस तरीके से। अगर हम ए का जोड़ते हैं, अगर हम ए का जोड़ते हैं तो ए का आ जाएगा 4 और 1 हो गया 5 और 6 और 1 हो गया 7, 75 रन इसने बनाए। ए ने कितने रन बनाए, आर हो गया रन। बी की बात करेंगे तो बी ने कितना बनाया, आप बोलोगे 5 रन और 50 रन, कितना हो गया 55 रन इसने बनाए हैं, ये तो आएगा ना। सी ने कितना बनाया, आप बोलोगे सर सी ने बनाया पहले 15 और फिर 20 रन इसने बनाए सेकंड इनिंग में, टोटल कितना हो गया, आप बोलोगे सर 35 रन इसने बनाए हैं। और डी की अगर बात करेंगे तो डी ने पहले 12 बनाए फिर 13, मतलब 12 12 24 और 25 रन इसने बनाए हैं टोटल, ये हो गए इसने इतने रन बनाए। तो अगर आप इसका आंसर करोगे आप क्या बोलोगे, सर इसका आंसर जो है, जो यहाँ पर फास्ट रन स्कोरर आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर 75 ए, तुम ए को टिक करोगे। लेकिन अगर आप ए को टिक कर रहे हो क्योंकि ये हाईएस्ट रन बनाता है तो ये गलत हो गया, क्योंकि ये फास्ट रन नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है फास्ट रन स्कोरर। मतलब यहाँ पर आपका जनरली आपको देखना यहाँ से कितनी बॉल्स भी इसने निकाली है, कितनी बॉल्स भी इसने, कितने बॉलों में कितने जो बॉल्स इसने जो है रिसीव किए हैं, कितने बॉल्स को खेल के इतने रन बनाए हैं, ये जानना जरूरी है। तो दैट मींस नंबर ऑफ बॉल्स कितनी पकड़ी है ए ने, आप बोलोगे सर 99 बॉल्स और 76, मतलब 175 बॉल्स ऑलमोस्ट इसने खेला है, तब ही इसने 75 रन बनाए हैं जब एवरेज निकालोगे इसका। ठीक है, उसके बाद इसने 12 और 85, मतलब 85 और 10 कितना हो गया 95 और 97, इसने 97 बॉल्स में ही क्या किया 55 बनाया है। और उसके बाद देखेंगे यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पर इसने 75 और 50 मतलब 125 बॉल्स में बनाए हैं और यहाँ पर इसने कितना बनाया है 105 में। आप देखो नंबर ऑफ बॉल्स और रन में कितना गैप है, ज्यादा गैप है, यहाँ पर भी ज्यादा गैप है और यहाँ पर भी ज्यादा गैप। सबसे कम गैप आपको कहाँ पर देखने को मिला, आप बोलोगे 97 55 के आसपास जो है हमें बहुत कम गैप देखने को मिल रहा है। मतलब प्लेयर भी जो है ये हाईएस्ट रन स्कोरर है, यहाँ पर इसको लिखोगे, मतलब सॉरी फास्टेस्ट, जिसने जल्दी जल्दी कम बॉल्स में से ज्यादा रन बनाए हैं, वो कौन हो गया आपको बोलना है, वो हो गया पर्सन बी, प्लेयर बी, जो विराट कोहली का नाम आप बोल सकते हो। ठीक है, ये हो गया क्लियर। इस तरीके से आपको चीजों को करना होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जो यहाँ पर दिया हुआ है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन डुएबल है, इजीली सॉल्व हो सकता है अगर आप थोड़ा सा चालाकी करोगे, थोड़ा सा दिमाग लड़ाओगे। क्वेश्चन इज डुएबल। क्वेश्चन कैसे डुएबल है देखेंगे। हाफ ऑफ द विलेजर्स ऑफ ए सर्टेन विलेज हैव देयर ओन हाउसेस। सपोज टोटल विलेजर्स मैंने लिखा 100 है, इसमें से हाफ जो है मतलब 50, 100 में से 50 जो है इनके पास क्या है, ओन हाउस है, ओन हाउस अपना घर है। 1/5 ऑफ द विलेजर्स कल्टिवेट पैडी, जो 1/5 है विलेजर्स के, 1/5 जो है विलेजर्स के, ये क्या करते हैं, ये पैडी कल्टिवेट करते हैं। अब 100 है टोटल, 1/5 तो हो गया 1/5 और ये क्या कल्टिवेट करते हैं, मतलब हो गया 20, 5 टू ये 20, ये क्या करते हैं, ये पैडी को कल्टिवेट करते हैं, यहाँ पर पैडी लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 1/3 ऑफ द विलेजर्स आर लिटरेट, 1/3 हो गया लिटरेट, 1/3 जो है, तो दैट मीन्स 100 इंटू 1/3, वो ऑटोमेटिकली कितना आ जाता है, आप बोलोगे सर 33 के आसपास जो है ये क्या है, ये लिटरेट है। बात को समझना अच्छे से, ये लिटरेट हो गए। 4/5 ऑफ द विलेजर्स आर अंडर 25, 4/5 ऑफ द विलेजर्स, 4/5 जो है विलेजर्स में से, दैट मीन्स वो क्या है, वो आ गया ऑलमोस्ट 5 टू 80 आ गया। तो 80 जो है ये ऑलमोस्ट क्या है, ये अंडर 5 है, ये आपको याद रखना, अंडर 25 ईयर्स है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये 80 आपको याद रखना है, ये 50 आपको याद रखना है, ये 20 आपको याद रखना है, 33 आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज सर्टेनली करेक्ट। कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है, आप खुद देखोगे। अंडर 15 20 है, अंडर 15 80 स्टूडेंट्स है, ओन हाउस 50 के पास है, 20 के पास पैडी है, 33 के पास लिटरेसी है। ठीक है, लिटरेट है। ऑप्शन आप देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, तो ऑप्शन से ही आपको पता चलेगा कौन सा स्टेटमेंट गलत है और कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अब आपके पास पूरा डेटा दिया हुआ है, जो मैंने अभी बोला आपको, मैंने क्या बोला, मैंने बोला था टोटल जो है, क्योंकि इसी से पता चलेगा टोटल 100 है,
ओन हाउस जो है 50 के पास है, अंडर 25 जो है एज की वो कितने हैं, 80 हैं। लिटरेट जो मुझे इतना याद है, लिटरेट जो है वो कितने हैं, आप बोलोगे सर 33 हैं। और क्या था, और कौन था, पैडी कल्टिवेट, पैडी जो कल्टिवेट कर रहे थे वो कितने, ऑलमोस्ट 20, शायद 20 हैं, ये आपको फिर से प्रीवियस में जा रहा हूँ उससे पता चलेगा। हाँ पैडी जो है 20 ही है, पैडी वाले, ठीक है। अब आपको स्टेटमेंट्स को पढ़ना और टिक करना है बस। यहाँ पर ऑल विलेजर्स हु हैव देयर ओन हाउस आर लिटरेट, जितने भी विलेजर्स हैं, ऑल विलेजर्स हु हैव देयर ओन हाउस कितने पास है, 50 के पास है, आर लिटरेट, ठीक है। ऑल द विलेजर्स हु हैव देयर ओन हाउसेस, जिनके पास अपना हाउस है वो लिटरेट है। 33 की बात करें, 33 लिटरेट है, ठीक है। सेकंड, सम विलेजर्स अंडर 25 आर एज ऑफ लिटरेट, जो भी विलेजर्स 25 अंडर 25 कितने हैं, 80 हैं। तो 80 जो है, अगर आप देखोगे 80 जो है, बात समझो इस बात को, 80 जो है, ठीक है, ये 80 में से आपको देखना 25 क्या बोलते हैं उसको, अंडर 25 आर लिटरेट, लिटरेट ये 33, ये आपको बोल रहा है 33, ठीक है। मतलब जो भी आपके पास, तो कुछ विलेजर्स, ठीक है, यहाँ पर ऑल द विलेजर्स, यहाँ पर सभी विलेजर्स, ये जरूरी नहीं है कि ऑल द विलेजर्स देयर ओन हाउस आर लिटरेट, सभी विलेजर्स क्या है, जिनके पास अपना हाउस है वो लिटरेट है। आप देखो सभी विलेजर्स लिटरेट नहीं है, क्योंकि 33 लिटरेट है, लेकिन टोटल कितने 50 है। तो ऑल द विलेजर्स हु हैव देयर ओन हाउस 50 के पास है, और लिटरेट कितने हैं इसमें 33, तो सभी विलेजर्स लिटरेट तो नहीं है ना, सभी विलेजर्स लिटरेट तो नहीं, सिर्फ 33 लिटरेट है। बाकी कितना बच्चा, आप बोलोगे सर बाकी बच्चा 22, तो बाकी बच्चा 12 बच्चे, बाकी ये 12 जो है ये लिटरेट नहीं है, तो मतलब ऑप्शन ए जो है खत्म हो गया। उसके बाद सम विलेजर्स, कुछ विलेजर्स अंडर 25 जो 25 के अंडर है, ठीक है, ये आर लिटरेट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा 30, तो टोटल कितने हैं, सम 80 है, जिनकी एज क्या है 25, इसमें से कुछ क्या है लिटरेट है, आप बोलोगे कुछ क्या है लिटरेट है, और वो कुछ कितने हैं 33 है, डेफिनेटली 80 में से 33 तो पॉसिबल है कि ये लिटरेट है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पर 50 टोटल है, लेकिन बोला जाता है सभी 50 के 50 क्या है लिटरेट है, लेकिन 50 के 50 लिटरेट नहीं है, सिर्फ 33 लिटरेट है। यहाँ पर 80 है, जो अंडर 25 है वो 80 है, लेकिन बोला जाता है इनमें से कुछ लिटरेट है, डेफिनेटली अगर 80 में से 33 निकालोगे तो 33 लिटरेट बनेंगे ही बनेंगे, तो ये ऑप्शन फिलहाल ठीक बनता है। ओनली हाफ ऑफ द विलेजर्स हु कल्टिवेट पैडी आर लिटरेट, ओनली हाफ ऑफ द विलेजर्स हु कल्टिवेट पैडी, पैडी कितने कल्टिवेट करते हैं, आप बोलोगे सर पैडी जो है कल्टिवेट करते हैं 20, जो हाफ ऑफ द विलेजर जो है हु कल्टिवेट पैडी आर लिटरेट, हाफ ऑफ द विलेजर्स कितने हो गए, दैट मींस हाफ ऑफ द विलेजर्स हु कल्टिवेट पैडी, हाफ विलेजर्स 10 विलेजर 10 पैडी कल्टिवेटर्स मैंने लिए, इसका मतलब हाफ ऑफ द विलेजर, जो हाफ ऑफ द विलेजर जो पैडी को कल्टिवेट करते हैं, ठीक है, जो पैडी को कल्टिवेट करते हैं वो कितने बन गए, हाफ, 10 आर लिटरेट, क्या ये 10 के 10 लिटरेट है। नो विलेजर्स अंडर 25 इयर्स ऑफ एज हैव देयर ओन, तो जब आप इसको देखोगे इसका ऑप्शन जो ऑप्शन बी आता है, इसको थोड़ा सा पूरा आपको पूरा कंसंट्रेशन रखकर ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ सर समझ में आ रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ओनली लिखा होता है, यहाँ पर नो लिखा होता है, सम लिखा होता है, तो यहाँ पर सम से ही पूरा पता चलता है कि सम जो है यहाँ से आंसर निकलता है, यहाँ पर ऑल इसमें बोलते ऑल तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखेंगे क्या क्वेश्चन है। हाँ ये भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सम ग्रीन्स आर ब्लूज, दैट मींस 3 क्वेश्चन दिए हैं सिलोजिज्म, मतलब हो गए 7.5 मार्क्स। सम ब्लूज आर ब्लैक, सम ग्रीन्स आर ब्लैक, नो ग्रीन इज ब्लैक, ये सभी 2 स्टेटमेंट दिए और ये कंक्लूजन दिया। अब देखो यहाँ पर दो कौन कौन से स्टेटमेंट है, ध्यान से अगर देखोगे आप, सबसे पहला कंक्लूजन आपको देखने को मिल, सबसे पहला स्टेटमेंट सम ग्रीन्स आर ब्लूज, सम ग्रीन्स, तो ये लिखा मैंने ग्रीन्स और ये लिखा मैंने ब्लू, तो ये ग्रीन हो गया, ये ब्लू हो गया, BLU, ठीक। सम ब्लूज आर ब्लैक, सम ब्लू जो है ये ब्लैक है, कुछ ब्लू जो है ये ब्लैक है, आप लिखोगे ये क्या है, ये ब्लैक है, ठीक है, ये क्लियर हो गया, हाँ सर ये क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद क्या दिया, ये हो गया क्लियर। उसके बाद कंक्लूजन, सम ग्रीन्स आर ब्लैक, सम ग्रीन्स आर ब्लैक, सम और ग्रीन में ब्लैक है, ग्रीन अगर आप देखोगे, हाँ ग्रीन और ब्लैक, सम ग्रीन्स आर ब्लैक, बिल्कुल भी नहीं, ग्रीन अलग है और ब्लैक अलग है, ठीक है, तो पहला जो है ये गलत हो गया। नो ग्रीन इज ब्लैक, यहाँ पर नो ग्रीन, ग्रीन और ब्लैक में नो रिलेशनशिप है, नो का रिलेशनशिप का मतलब बिल्कुल इसके साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है,
ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नो रिलेशनशिप बिल्कुल भी नहीं। क्रॉस मतलब ये बिल्कुल अलग है और ये बिल्कुल अलग है, इसको बोलते हैं नो रिलेशन। अगर आप देखोगे यहाँ पर नो ग्रीन इज ब्लैक, ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर कोई नो रिलेशन नहीं है। नो रिलेशन का मतलब कुछ इस तरीके से अगर मैं बनाता तो फिर मैं इसको ऐसे क्रॉस करता, ऐसे क्रॉस करता किसी और के साथ, वो नो रिलेशन। ये भी हो गया। ऑल ग्रीन आर ब्लैक, जितने भी ग्रीन है वो ब्लैक है। क्या सभी ग्रीन ब्लैक है? कोई भी ऑल रिलेशनशिप नहीं है। थर्ड भी जो है ठीक नहीं दिख रहा है। ऑल ब्लैक्स आर ग्रीन, जितने भी ब्लैक्स हैं वो ग्रीन है। यहाँ पर ऑल ब्लैक और ग्रीन में भी कोई रिलेशनशिप नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है, नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर कंक्लूजन सेकंड नॉर थर्ड नॉर फोर्थ, मतलब नीदर ऑफ द अबव जो है करेक्ट है। इसको आपको टिक करना होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। ये पिछले 2022 के क्वेश्चन से जो यूपीएससी में पूछा गया था। मैंने आपको समझाया भी किस तरीके से एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। कोई हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, किस हमें बिल्कुल आसानी तरीके से क्वेश्चन को करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द सीक्वेंस? सीक्वेंस में एक्स का वैल्यू क्या है? सबसे पहले 2 लिखा, फिर लिखा 7, फिर 22, फिर 67, फिर एक सेकेंड पीछे चला जाता है, कुछ प्रॉब्लम सिस्टम है। फिर 202, फिर एक्स है, फिर 1822। आपको एक्स का वैल्यू चाहिए होगा जो आपको निकालना है। अगर आप ध्यान से देखोगे, सीरीज को देखोगे, पहले छोटा फिर बड़ा, फिर छोटा फिर बड़ा, छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा, यहाँ पर डेफिनेटली बड़ा आ जाएगा। तो मतलब 202 से बड़ा ही आएगा। तो लेकिन ये सभी 202 से बड़ा कोई भी आ सकता है। अगर यहाँ पर होता 200, यहाँ पर होता 198, यहाँ पर होता 20, तो ठीक है 201 होता है, यहाँ पर होता 450, तो आप ऑटोमेटिकली 450 के टिक करना है क्योंकि सीरीज को आपको फॉलो करना है। लेकिन अभी हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। लॉजिकली अगर आप देखोगे 2 का टेबल पड़ेगा, 2 3 6 करोगे, अगर थोड़ा सा ध्यान लगाओगे 6 प्लस एक 1 करोगे 7 आ जाएगा। फिर से लॉजिक थोड़ा लगाओ, 7 3 21 करोगे और फिर प्लस 1 करोगे तो अच्छा ही लगेगा, 22 आएगा। 22 इंटू 3 करोगे तो 66 आता है, 1 करोगे तो 7 ही आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी यही करेंगे। तो यहाँ पर हम एक्चुअल करना है, इसको 3 करोगे प्लस 1 करोगे तब ही एक्स का वैल्यू निकलेगा। मतलब 3 2 यहाँ पर एक्चुअली मुझे करना है 2 इंटू 2 3 प्लस 1। तो बी बॉड मास आपने पढ़ा होगा, बॉड मास का मतलब पहले मल्टीप्लाई करो, ठीक है, फिर क्या करो एडिशन करो। पहले इन दो को मल्टीप्लाई करो, लास्ट में 1 को जोड़ो। 3 2 हो गया 6, 3 0 3 2 हो गया 6 और प्लस को 1 जोड़ोगे तो 607 आ जाएगा सर, और 607 ही आ जाएगा। आप देखो यहाँ पर 607 ही इसका आंसर है। ये 22 क्वेश्चन जो रीजनिंग के दिए थे, ये 22 के 22 एग्जाम्स में बन रहे थे। मतलब अगर आप 22 क्वेश्चंस करके आते हो एग्जाम में, मतलब शॉर्ट में ये है 22 इंटू 2.5 मार्क्स एक क्वेश्चन होता है, मतलब 5/2। तो ये हो गया 11 2 11 22 11 5 55 मार्क्स आपको रीजनिंग से ही बन रहे। थोड़ा सा आपको काउंट में हेल्प लेनी थी। काउंट में आपको 4-5 क्वेश्चंस करने थे, 4 या 5। इंग्लिश में से 4 या 5 करने थे। तो अगर यहाँ पर आप 4 करते, 4 इंटू 5/2 हो गया, मतलब 2 2 4 5 2 10 यहाँ से बन जाते, 10 यहाँ से बन जाते, तो 55 10 हो गया 65 10 हो गया 75। तो आपको 66 ही चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं कि 5 यहाँ पर करोगे। अगर आपको एक DI फंस जाता है तो DI के 5 मार्क्स होते हैं, 2 DI फंस जाएंगे 2 मार्क्स हो जाएंगे। तो इंग्लिश का तो आपको पता ही है, आपको 25 क्वेश्चन होते हैं, 27 क्वेश्चन, 26, उसमें से आपको डेफिनेटली 5-10 क्वेश्चन तो उठाने होते हैं, तब आप एक सेफ जोन में आते हो रीजनिंग, जिसको CSAT आप बोलते हो। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लग गया होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप बोलोगे यस सर यस सर यस सर, हमें ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा है, इस सीरीज को कंटिन्यू करो। तो मैं आपको इस सीरीज के बारे में क्या करूंगा, मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, सो दैट आप क्या करोगे, फिर इसी तरीके से हम इसको बाकी क्वेश्चन को कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से मैंने आपको ये कवर किया हुआ है। ये वाला पोर्शन जो भी था ये हमारा हो गया है, ठीक है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे कि सर हमें ये सेशन अच्छा लगा है, इसी तरीके से हम अटेम्प्ट करेंगे या इसी तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन को तो 2 आवर में से अगर आप 20 क्वेश्चन ही करते हो प्रैक्टिस, लेकिन अच्छे से, तो उससे भी आपका काम हो जाए। Thank you so much for watching me.